देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में। हाँ मैम। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोग का क्या कंप्लीट हो गया था बताती हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेप्रिशिएशन। गुड इवनिंग होगी। इवनिंग मैम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन के बारे में थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं कि डिप्रिशिएशन क्या है, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन क्या है पता है? डिप्रिशिएशन एक एक्सपेंस है, लेकिन कैसा एक्सपेंस है पता है तुम लोग को? नॉन कैश, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। क्यों बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस? क्योंकि इसके लिए हमें किसी को पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे सैलरी का पेमेंट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना पड़ता है। जो हम लोग का डिप्रिशिएशन है, क्या हम लोग किसी को ले जाके पे करते कि भाई ये लो डिप्रिशिएशन का खर्चा? नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस। और इसको कॉस्टिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। ये लैंग्वेज भी तुम लोग को मिल सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ऐसा एक कॉस्ट जिसका कैश आउटफ्लो नहीं है, ठीक है, यानी कि नॉन कैश एक्सपेंस। एक ही बात है, इसका टर्म अलग है, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, अब ये डिप्रिशिएशन क्या होता है? देखो, नॉर्मली डिप्रिशिएशन जो है वो हम लोग का फिक्स्ड एसेट पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। हमेशा फिक्स्ड एसेट पे होता है, करेंट एसेट पे नहीं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट पे एप्लीकेबल होगा। और फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है? बोलो। फिक्स्ड एसेट का डेफिनेशन क्या होता है? फिक्स्ड एसेट का पहला पॉइंट ये होता है कि मोर देन, क्या होगा? मोर देन 12 मंथ्स के लिए हम लोग जिसे यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। दूसरा पॉइंट क्या होता है? नॉट इजी टू, नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश, या फिर नॉट इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश। नॉट इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश। कैश में कन्वर्ट करना इसे आसान नहीं होता है, ठीक है। कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, उसका फिक्स्ड एसेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, या अगर हम लोग पर्सनल लाइफ पे भी देखें, फिक्स्ड एसेट होता है जिसका यूज हम लोग मोर देन 12 मंथ्स के लिए करेंगे। और ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होता है। और एक चीज भी होता है कि ये हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। इकोनॉमिक बेनिफिट गिवन, इकोनॉमिक बेनिफिट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे मिलता है? जैसे अगर हम लोग कोई मशीन लगाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? जल्दी होगा, ठीक है। तो एक्चुअली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। इसमें एक पॉइंट ऐड कर दोगे कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। फ्यूचर, तुम लोग एरो देके लिख दो, मेरा जगह नहीं है इसलिए मैंने ये किया। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पाने के लिए हम लोग फिक्स्ड एसेट लगा। अच्छा, अब जैसे देखो, अब ये हो गया कि फिक्स्ड एसेट क्या होता है, ये मैंने थोड़ा बता दिया अगर किसी को नहीं पता है। अब बात ये है कि हम लोग का डिप्रिशिएशन कैसे एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी फिक्स्ड एसेट ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ये लैपटॉप है, ठीक है। ये जिस पे हम लिख रहे हैं ये लैपटॉप है, ठीक है। ये लैपटॉप जो है ये मान लो मेरा 60,000 का, ठीक है। अब ये मैंने खरीदा था मान लो 2019 में, 2019 या 20 में खरीदा था, ठीक है। तो अब हम मान लो इसको बेचना चाहते हैं, ठीक है। अब ये बेचेंगे तो क्या मुझे 60,000 ही मिलेगा? अभी 2024 चल रहा है, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मान लो ये मुझे रिकवरी दे रहा है, सपोज करो कि 5,000, ठीक है। 5,000 मुझे रिकवरी दे रहा है, तो इसका मतलब मेरा ये 55,000 मुझे रिकवर नहीं मिलेगा। तो ये 55,000 मेरा क्या हो गया बोलो तो? डिप्रिसिएबल वैल्यू। मतलब इतने से मेरा एसेट का वैल्यू कम हुआ है। टोटल डिप्रिसिएबल वैल्यू, एक्चुअली डिप्रिसिएशन क्या है? फिक्स्ड एसेट को हम लोग जब यूज करते हैं तो उसका जो खर्चा होता है उसको हम लोग डिप्रिसिएशन नाम पे रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या ये 55,000 कोई 1 ईयर में हुआ है खर्चा? नहीं, 19 से लेके 2024 तक कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ? मान लो कि 19 के स्टार्टिंग में ही खरीदा था, तो 90, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो ये गैप कितने ईयर का हो गया?
6 ईयर, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको 20 कर देते हैं, तब क्या होगा ना, मेरा कैलकुलेशन में ये 5 आएगा, तो फिर ये पॉइंट पॉइंट का चक्कर नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं 20। तो ये मेरा कितना हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, ये 5 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। 5 ईयर्स हम मान लो पूरा 2024 के लास्ट में जाके सेल करना चाहते हैं, अभी लास्ट आया नहीं है, मान लो कि लास्ट में सेल करेंगे, तो 5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 ईयर्स में 55,000 रुपीज का मैंने इस एसेट को यूज कर लिया, क्योंकि 5,000 तो अभी भी मुझे मार्केट में मिल जाएगा। कितना नहीं मिलेगा, 5,000। तो 5 ईयर्स में मैंने इसको 5,000 रुपीज का यूज कर लिया। अगर इसके यूज को हम रुपीज में बताएं तो पर ईयर कितना करके यूज किया, 11,000। 11,000 पर एनम करके मैंने इसको यूज किया है, ठीक है। तो जो मैंने यूज किया है वही मेरा क्या है, डिप्रिशिएशन है, ठीक है। उतने से मेरे एसेट का वैल्यू कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है डिप्रिशिएशन का कंसेप्ट। अब चलो थोड़ा ये पता करते हैं कि क्यों डिप्रिशिएशन क्या क्या रीजन से लगता है। तो पहला रीजन तो तुम लोग देख ही रहे होगे कि यूज करने के वजह से ये मेरे लैपटॉप का वैल्यू क्यों कम हो गया, क्योंकि मैंने इसको यूज किया, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन एक्चुअली क्या है, decrease in the value of fixed asset is called depreciation. Good evening. इवनिंग में तो फिक्स्ड एसेट का जो वैल्यू डिक्रीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिशिएशन, ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट में कॉपी पेस्ट, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग इस वाले पेज में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अच्छा, अब देखो क्यों डेप्रिसिएशन लगता है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि नॉर्मल वेयर एंड टीयर, रीजन, ठीक है, नॉर्मल वेयर एंड टीयर। इसका मतलब क्या होता है, ये डे टू डे यूज को बताता है, डे टू डे, ठीक है। हम लोग डे टू डे एसेट को यूज करते हैं, उस वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। सेकेंड हो जाएगा पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। एक तो एसेट को यूज करेंगे तो वो तो डिप्रिशिएट ऑब्वियसली होगा, ठीक है। लेकिन टाइम अगर चला जाता है तो भी हमारा एसेट डिप्रिशिएट होता है। मतलब जैसे कि मान लो कि मैंने लैपटॉप खरीदा और उसको एज इट इज पैकिंग करके ही रख दिया, फिर हम 2024 में आके सोच रहे उसे बेचेंगे, तो थोड़ी ना मुझे कोई 60,000 देगा। भले ही मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन समय के साथ साथ उसका क्या हो जाएगा, एक डिप्रिशिएशन जरूर होगा। मान लो तुम लोगों ने कोई एसेट खरीदा, एक मोबाइल फोन खरीदा, उसको यूज ही नहीं किया, रख दिया 5 साल तक, तो 5 साल बाद बेचोगे तो क्या उतना ही पैसा मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है। लोग उसे सेकेंड हैंड ही बोलेंगे, चाहे यूज करो या ना करो, ठीक है। फिर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। मार्केट में स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी चेंज होते जाता है, ठीक है। तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो हम लोग का एसेट ऑलरेडी क्या हो जाता है, डिप्रिशिएट हो जाता है, ठीक है। मेरे पास मान लो लैपटॉप में ही होता है ना, विंडोज 7 हुआ, फिर 9, 10, इस तरीके से विंडोज 11, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या होता है ना, पुराने टेक्नोलॉजी वाले जो एसेट्स है वो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू क्या हो जाता है, डिप्रिशिएट, ठीक है। कोई पुराना टेक्नोलॉजी वाला अगर सामान लेने जाएगा तो उसका प्राइस कम ही देने को चाहेगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी नया चीज हो, ठीक है। इसीलिए टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से भी डिप्रिशिएशन होता है। फिर डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, मान लो मार्केट में किसी एक एसेट का वैल्यू कोई भी रीजन से कम हो रहा है। मार्केट में अलग अलग रीजन से एसेट का वैल्यू कम ज्यादा होते रहता है। मान लो कोई भी रीजन से अगर एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो एसेट डिप्रिशिएट हो जाएगा। डिप्रिशिएट होने का मतलब है मैंने यूज नहीं किया फिर भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम दिखेगा, ठीक है। ये हो गया कि डिप्रिशिएशन कब कब एप्लीकेबल होता है। फिर हम लोग लिखेंगे रीजन फॉर डिप्रिशिएशन, ठीक है। ये जस्ट समझने के लिए, ठीक है, ये सब रीजंस फॉर
चार्जिंग डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन चार्ज करना क्यों मैंडेटरी होता है? क्या अगर हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज ना करें तो क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम तो है। डिप्रिशिएशन चार्ज करना तो जरूरी है, ठीक है। क्यों डिप्रिशिएशन चार्ज करना है? पहला बात है, देखो डिप्रिशिएशन कहाँ लगाते हो? पीएल अकाउंट में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डिप्रिशिएशन दिखाते हैं अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट है तो। और अगर हम लोग वो नहीं दिखाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या दिखेगा? ज्यादा दिखेगा, क्योंकि अगर हम लोग एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो अगर हम लोग एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन हमें टैक्स शील्ड देता है। शील्ड मतलब टैक्स का कवरेज देता है कि हाँ डिप्रिशिएशन लगाओ, खर्चा है। क्योंकि देखो हम अगर एसेट यूज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एसेट होगा, कुछ नहीं होगा तो बिल्डिंग होगा। अगर किसी के पास मशीन नहीं भी है, जो बिल्डिंग में काम चल रहा है, फैक्ट्री बिल्डिंग कुछ भी तो हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कुछ ना कुछ एसेट तो एक बिजनेस में होगा ही होगा, चाहे किसी के पास बड़ा बड़ा मशीन हो या ना हो, ठीक है। जैसे हमारा कौन सा प्रोडक्शन का काम है, फिर भी एक एसी फिक्स्ड एसेट है, ये टेबल चेयर फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट सभी बिजनेस में होता है, करेंट एसेट भी होता है। तो अगर हम डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो मेरा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगा। इसीलिए बोला गया है कि डिप्रिशिएशन चार्ज करो, क्योंकि जब एसेट को यूज कर रहे हो, उसके पीछे खर्चा कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्या करना है? उस खर्चे को देखो, मैंने एक एसेट मान लो 1 लाख रुपए से खरीदा, अब उसका मान लो मुझे ऐसे लग रहा है कि हर साल 10,000 रुपए का उस एसेट को हम यूज करें, अगर वो हम दिखाएंगे नहीं, नेक्स्ट जब उसे खरीदने जाएंगे तो मेरे लिए तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मेरा कोई खर्चा है तो उसे रिकॉर्ड, अगर हम सैलरी रिकॉर्ड नहीं करेंगे मेरा ही लॉस है। वैसे ही अगर हम डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो हम लोग का ही लॉस होगा। तो टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, वो क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए, इसी वजह से हमें डिप्रिशिएशन चार्ज करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि हमें और क्यों डिप्रिशिएशन चार्ज करना चाहिए। गुड इवनिंग मैम। फिर देखो टू एक्यूमुलेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, ठीक है। देखो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि मेरा जो ये वाला जो क्या बोलते हैं, मैंने किस चीज का एग्जांपल, ये लैपटॉप, ठीक है। उस पे पर ईयर कितना करके डिप्रिशिएशन लग रहा था? 11,000। अब डिप्रिशिएशन का एक मेथड होता है सिंकिंग फंड मेथड या एक्यूमुलेशन मेथड, ठीक है। वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंकिंग फंड मेथड मेनली जो होता है उसमें हम लोग ये जितना डिप्रिशिएशन है सेम अमाउंट का हम लोग प्रॉफिट से अमाउंट हटा के एक जो है जगह पे रख सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग को पॉकेट मनी अगर तुम लोग को मिलता है तो तुम लोग उससे पैसा बचा सकते हो, सेम तरीके से अगर मुझे पता चल जाए कि देखो मुझे तो लैपटॉप चाहिए काम करने के लिए, बिना लैपटॉप के मेरा काम नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक जगह पे 11,000 करके हर साल जमा करते जाएंगे। जब हम फ्यूचर में इस लैपटॉप को रिप्लेस करेंगे तो मुझे एक सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि हम इस पर 60,000 से ज्यादा महंगा वाला मुझे लैपटॉप खरीदना हो, ठीक है, या कम वाला भी हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन हम अगर इससे सेट असाइड करते जाएंगे 11,000 पर मंथ, हम कितना सेट असाइड कर रहे हैं? जितने का एसेट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन मुझे एक नॉलेज देता है कि मुझे कितना का फंड बनाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कितने का फंड बनाना चाहिए? जितना मेरा यूज हो रहा है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा बना सकते हो तो बनाओ, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि इससे ज्यादा मत करो, लेकिन मिनिमम मुझे कितना रखना चाहिए? 11,000, ताकि जब हम नया एसेट खरीदने जाए मुझे क्या मिले? उसमें एक कंपेंसेशन, मतलब मुझे एक सपोर्ट मिले, ठीक है। तो टू एक्यूमुलेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, अगर हम डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू एसर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, अगर हम लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं मानो, ठीक है, प्रोडक्शन का काम का मतलब जैसे कुछ प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं
अगर हम लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं तो देखो, जैसे मान लो प्रोडक्शन करते हैं तो मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और क्या चाहिए होगा, लेबर। मान लो हमारा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो मुझे रॉ मटेरियल में लकड़ी चाहिए, वुड, लेबर यानी कारपेंटर चाहिए, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस और भी हो सकता है, ठीक है, जैसे एक फर्नीचर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, ग्लू चाहिए होता है, नेल्स वगैरह चाहिए होता है, काफी सारा चीज चाहिए होता है। मेन रॉ मटेरियल लकड़ी होता है अगर हम लोग फर्नीचर लकड़ी का बना रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग फर्नीचर बना रहे तो उसमें काफी सारे फिक्स्ड एसेट का यूज होता है, काफी सारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो लकड़ी वगैरह काटा जाता है। और अगर बड़ा काम है तो उसमें मशीन्स वगैरह से मान लो लकड़ी काटा जा रहा है, ये सब काम हो रहा है, तो उसका भी तो डिप्रिशिएशन लगेगा। तो मुझे अगर मेरे फर्नीचर का कॉस्ट डिसाइड करना है तो मुझे उसमें डिप्रिशिएशन का कॉस्ट भी तो एड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो कस्टमर से मेटेरियल का कॉस्ट भी निकालना है, लेबर कॉस्ट भी निकालना है, अदर एक्सपेंसेस, तो डिप्रिशिएशन भी तो मुझे उसमें ऐड करना चाहिए, वो भी तो मेरा खर्चा है। तो अगर मुझे मेरे प्रोडक्शन का ट्रू कॉस्ट पता करना है कि भाई ये चीज प्रोड्यूस करने में मेरा कितना खर्चा हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें सारे खर्चे को ऐड करना। जैसे एक सिंपल बात करते हैं, जैसे अगर हम तुम लोगों से जो भी फीस लेते हैं तो उसमें मेरा पढ़ाने का मेहनत तो है ही, साथ में ये इलेक्ट्रिसिटी लाइट ये सब भी तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब भी तो मुझे मेरे काम से ही निकालना पड़ेगा, थोड़ी ना हम पॉकेट से देंगे, कोई नहीं देता है, ठीक है। सभी का इसी तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो वही तो मुझे फिर इसका डिप्रिशिएशन भी ऐड करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो मुझे मेरे लैपटॉप का डिप्रिशिएशन भी लगाना चाहिए, मुझे मेरे बेंच का भी लगाना चाहिए। वो वही कर सकता है जो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करता है, ठीक है। तो अगर मुझे अपने एसेट का ट्रू कॉस्ट पता करना है, जैसे जिन्होंने ये लैपटॉप बना के बेचा है, ठीक है, तो ये लैपटॉप जो बनाया है तो उस लैपटॉप को जिस मशीन वगैरह में बनाया तो उसका डिप्रिशिएशन भी इसमें ऐड किया होगा। मेरे से जब 60,000 लिया है तो उसमें वो पैसा भी एडेड है, ठीक है। तो मुझे अगर मेरे एसेट का ट्रू कॉस्ट पता करना है प्रोडक्शन का, तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, डिप्रिशिएशन को भी ऐड करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, टू एसर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उसका अगर मुझे ट्रू रिजल्ट पता करना है, मतलब सीधा बात है, ये जो पॉइंट है ये हमारे तीनों चीजों को ही बता रहा है, ठीक है। कि अगर मुझे ट्रू कॉस्ट पता करना है, ऑपरेशंस का ट्रू रिजल्ट मतलब एक्चुअली मेरा कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, अगर मुझे सही पता करना है तो मुझे उसमें डिप्रिशिएशन के खर्चे को भी दिखाना चाहिए। अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो मेरा रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी मेरा खर्चा है। मुझे अगर इलेक्ट्रिसिटी ऐड करना चाहिए, सैलरी ऐड करना चाहिए, प्रिंटिंग पोस्टेज ऐड करना चाहिए, कन्वीनियंस ऐड करना चाहिए, तो मुझे ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेते हैं तो मुझे ऑब्वियसली डिप्रिशिएशन भी लेना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो वहां पर डिप्रिशिएशन को दिखाते हो, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन डिप्रिशिएशन एक फिक्स्ड एसेट है जिसपे एप्लीकेबल नहीं होता है। पता है तुम लोग को क्या होता है, डिप्रिशिएशन ऐसा एक फिक्स्ड एसेट है जिसपे एप्लीकेबल नहीं होता है, पता है क्या? लैंड। हाँ, लैंड पे, ठीक है। लैंड का हमेशा एप्रिशिएशन होता है, डिप्रिशिएशन इज नॉट चार्ज्ड ऑन लैंड, ठीक है। क्योंकि लैंड का वैल्यू कभी नहीं सुनोगे कम हुआ है, ठीक है। लैंड का वैल्यू हमेशा क्या होता है, वैकेंट लैंड का बात कर रहे हैं, हमेशा इंक्रीज होता है। तो डिप्रिशिएशन इस पे कभी जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। ये इस पे क्या होता है, इट्स वैल्यू ऑलवेज, इट्स वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज्ड, ठीक है। इंक्रीजेस लिख सकते हो, इंक्रीजेस दैट इज एप्रिशिएशन, ठीक है, एप्रिशिएशन होता है, ठीक है। तो लैंड का हमेशा एप्रिसिएशन होता है। लेकिन एक पॉइंट तुम लोग देखोगे कभी भी फाइनल अकाउंट्स करते हो, ठीक है, तो जैसे हमें दे देता है लैंड एंड बिल्डिंग और उस पे डिप्रिशिएशन चार्ज करने को बोल दिया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो बताते हैं। देखो, नॉर्मली अगर सिर्फ लैंड लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो उसके अगेंस्ट में ना हमें कोई डिप्रिशिएशन नहीं बोला जाता है कि डिप्रिशिएशन लगा। अगर सिर्फ लैंड है तो उसका तो एप्रिशिएशन ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ना एप्रिशिएशन करो ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन डेप्रिशिएशन भी नहीं बोलता है। और अगर सिर्फ बिल्डिंग दिया हुआ है तो उस पे क्या लगेगा, ओनली बिल्डिंग लिखा हुआ है तो उस पे होता है डिप्रिशिएशन, क्योंकि बिल्डिंग का वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या होता है, कब देखो ना पुराना बिल्डिंग जैसे गिरने जैसा हो जाता है, तो क्यों, क्योंकि वो यूज के वजह से उसका वैल्यू कम हो गया। लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है तो उस पे भी क्या लगता है पता है, लैंड एंड बिल्डिंग अगर दिया हुआ है तो देखोगे तुम लोग कोई भी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन निकालते उस पर डिप्रिशिएशन लगाने को होता है। ऐसा कब होता है, देखो जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया है,
एक पूरे जमीन के साथ मान लो एक घर खरीद लिया है, ठीक है, एक घर खरीदा है जिसके साथ हम लोगों ने ये नीचे का जो मतलब जमीन है, जो लैंड है, उसको भी खरीद लिया है। तो अब मुझे अगर डेप्रिसिएशन लगाना है, मान लो ये मैंने पूरा 10 लाख देके खरीदा है, मुझे नहीं पता कि बिल्डिंग कितने का है, ये घर कितने का है, जमीन कितने का है, मैंने दोनों चीज को एक साथ लिया है 10 लाख में, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना है, तब उस वैसे केस में लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। मतलब जब लैंड बिल्डिंग है, वैसे तो बोला जाए तो लैंड पे नहीं लगता है, फिर लैंड बिल्डिंग पे क्यों लगता है, वैसे केसेस पे लगता है जब हम लोग दोनों चीजों को इकट्ठा खरीद लिया और बाइफरकेट नहीं कर पा रहे। हाँ, अगर बाइफरकेट कर पाते हैं कि हाँ भाई लैंड का इतना है, बिल्डिंग का इतना है, मान लो लैंड है 2 लाख रुपए का, ठीक है, या फिर मान लो 6 लाख रुपए का, बिल्डिंग है 4 लाख रुपए का, ऐसे करके तो फिर हम लोग लैंड वाले पोर्शन पे नहीं लगाएंगे, बिल्डिंग वाले पोर्शन पे। लेकिन अगर बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं और वैसे भी लैंड के साथ बिल्डिंग जब जुड़ा हुआ है ना, तो फिर उस पर डिप्रिशिएशन लगता है, वैकेंट लैंड पे एप्रिशिएशन होता है। अच्छा, अब देखो, डेप्रिशिएशन जो है वो हमेशा फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट पे चार्ज होता है, ये भी पता होना चाहिए। डेप्रिशिएशन चार्ज्ड ऑन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट पे तो होता है, लेकिन फिक्स्ड एसेट के कौन से वैल्यू पे होता है, वो बात इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट पे। अब कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये हमें AS10, ठीक है, AS10 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में डिफाइन किया गया है कि फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट मतलब क्या होता है। तो फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट मतलब होता है ऑल एक्सपेंसेस incurred till the asset is ready to use are added in cost of asset। ये देखो, लास्ट दिन ही हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे ये बात देख रहे थे, ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस इनकट करना है टिल द एसेट इज रेडी टू यूज, जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जितने भी खर्चा करेंगे सारा खर्चा उस एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लास्ट दिन भी हम लोग देख रहे थे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इंस्टॉलेशन, ठीक है, कुछ एसेट ऐसा है बिना इंस्टॉलेशन के वो हम लोग यूज ही नहीं कर सकते। जैसे मान लो AC हो गया, एक्वागार्ड हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, फ्रिज का वैसा खास कुछ इंस्टॉलेशन होता नहीं है, फिर भी ठीक है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, फिर साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, ठीक है। साइट प्रिपरेशन क्या होता है, मान लो हमें कहीं पर फैक्ट्री लगवाना है, ठीक है, तो उसका साइट कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे जगह पे वो लगना चाहिए, कौन से प्लेस पे, तो उसका साइट प्रिपरेशन करवाना पड़ता है। तो उसका जो चार्जेस या खर्चा है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट को यूज करना स्टार्ट ही नहीं किया, हम लोगों ने फैक्ट्री लगवाया ही नहीं, फैक्ट्री से प्रोडक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन खर्चा हो जा रहा है, ठीक है, तो वो सारा उस फैक्ट्री के मतलब जो मशीन है उसके कॉस्ट में ऐड होगा। अब जैसे कि ट्रायल रन भी होता है, ट्रायल रन क्या होता है, एसेट को यूज करने के पहले हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि वो सही तरीके से काम करता है कि नहीं। जैसे अगर तुम लोग कभी प्रिंटर वगैरह घर पे खरीदोगे तो देख सकते हो, प्रिंटर खरीदने के बाद ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लिया, पहले ट्रायल करना पड़ता है। मतलब जो हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हम लोग प्रिंट वगैरह, जैसे जेरोक्स भी करवाने जाओगे, देखोगे अगर फर्स्ट कस्टमर हो ना, वो पहले कोई भी बेकार का पेज दे के पहले निकाल के देख लेगा कि कहीं खराब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो A4 पेपर भी निकालेगा तो वो तो उसका लॉस हो जाएगा ना, एक ट्रायल रन करके देख लेता है। तो ट्रायल रन का खर्चा, ठीक है। इसके अलावा परचेज प्राइस, वो तो होगा ही होगा, जो एसेट खरीद रहे हैं उसका परचेज प्राइस, ठीक है। और इरेक्शन चार्जेस का मतलब क्या होता है, यही एसेट को इंस्टॉल वगैरह करने का जो टोटल खर्चा होता है ना, उसको इरेक्शन चार्जेस भी बोला जाता है। तो इस तरीके का खर्चा जो भी है एसेट को रेडी टू यूज करने के पहले वो सारे एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हमें गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिलता है, जैसे देखो, ग्रांट और सब्सिडी, सब्सिडी अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट। मान लो हम लोग ऐसा कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं जिसपे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी चल रहा है या ग्रांट चल रहा है। जैसे मान लो एक प्लांट है
जो कि है 50 लाख का, लेकिन गवर्नमेंट से डिक्लेरेशन है कि अगर हम लोग ये एसेट खरीदते हैं तो उनसे हमें सब्सिडी मिल जाएगा। कितने का मिल जाएगा? कुछ भी एक अमाउंट ले लो, मान लो गवर्नमेंट इस पे 5 लाख का सब्सिडी दे रही है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें प्लांट कितने का पड़ा? 45। सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट बोल रही है आप 50 लाख का चीज आपको कितने में मिल जाएगा? 45 लाख का। हाँ, उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है, वो सारी चीज सबमिट करने पे हमें ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्रायल रन का भी एक एग्जांपल दे देते हैं, वो कैसा होता है देखो। ट्रायल रन, ट्रायल रन, ठीक है, तो ट्रायल रन जैसे मान लो मैंने प्रिंटर का ही एग्जांपल दिया, ठीक है। मान लो प्रिंटर हम लोग का आया 8,000 रुपए का, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, इस पे ट्रायल रन किया। ट्रायल रन करने के बाद मान लो हमें हम लोगों ने काफी सारा पेपर डाल के ट्रायल रन देखा कि कैसे प्रिंट हो रहा है, कलर प्रिंट देखा, ब्लैक एंड व्हाइट देखा, काफी सारा चीज चेक किया। अब वो जो रद्दी पेपर है, मतलब जो पेपर निकल के है, वो तो हम लोगों ने रैंडमली चेक किया, उसका हमें वैसे कोई काम नहीं है। लेकिन मार्केट में जब स्क्रैप वाला लोग पेपर लेता है तो उन्होंने वो रद्दी भी ले लिया, ठीक है। अब वो रद्दी मान लो बिक गया है कितने में, मान लो वो 100 रुपए में बिक गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो कॉस्ट है वो कितना हो गया? 7,900। मतलब यूज करने के पहले हम फर्स्ट टाइम प्रिंटर पे ट्रायल रन दे रहे हैं, रेगुलर यूज का बात नहीं हो रहा है, तब तो नहीं होगा। फर्स्ट टाइम मैंने अपना प्रिंटर इंस्टॉल किया, या मान लो मैंने एक जेरोक्स मशीन खरीदा और उस पर ट्रायल रन देखा, या फिर कुछ और मशीन देख लो जहां पर ट्रायल रन का नीड है, ठीक है, एसेट को यूज करने के पहले। तो उससे अगर मुझे कोई स्क्रैप मिलता है और वो मार्केट में बिकता है तो मेरे एसेट का कॉस्ट क्या होता है? रिड्यूस। तो मैंने देखो दो एग्जांपल दिया, एक तो एसेट का कॉस्ट रिड्यूस होता है सब्सिडी मिलने पे, या फिर ट्रायल रन का अगर स्क्रैप हो जाता है, मतलब ट्रायल रन से जो भी मिला वो अगर मार्केट में बिक जाएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया वो रद्दी पेपर अगर बिक जाएगा। और कैसे एसेट का कॉस्ट बढ़ता है, जैसे मान लो साइट प्रिपरेशन के खर्चे के वजह से, इंस्टॉलेशन के वजह से, इरेक्शन चार्जेस के वजह से, ये सब कारण से जो है खर्चा बढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे चलते हैं। देखो डेप्रिसिएशन का क्या क्या मेथड होता है। पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका तीन चार नाम है, स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जिस मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसी मेथड का नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, और उसी मेथड का नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मान लो एक फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, जिसका कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है। अच्छा, अब उसका स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू या फिर इसको रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। रेसिडुअल का मतलब जो बचा हुआ है, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू है मान लो 10,000, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब होता है हम लोग जब भी कोई एसेट खरीदते हैं ना तो उसका एक एस्टिमेशन कर लेते हैं। जैसे मान लो आज ही तुम लोग एक मोबाइल खरीदते हो, फिर तुम लोग एस्टिमेट कर लोगे ना ये हम 3 साल चलाएंगे कि 4 साल की 5 साल, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो फिक्स्ड एसेट 1 लाख का था, जिसका स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू का मतलब आफ्टर 10 ईयर्स जब हम लोग इसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो हमारा ऐसा मानना है कि हमें 10,000 रुपए मिलेगा। अब इससे कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, और इसके बेसिस पे हम लोग अपना डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर 1 लाख का एसेट का वैल्यू, 1 लाख का एसेट का वैल्यू अगर 10,000 हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब तो वही हुआ ना, 1 लाख का एसेट के बदले मुझे 10,000 मिलेगा। तो इस पे इस एसेट को हम लोग 10 साल में कितने रुपए का यूज कर चुके होंगे? मेरा जो पहला एग्जांपल है वैसा ही है, मैंने ये 60,000 पे दे रखा था, ये मैंने 1 लाख पे दिया है, तो बोलो कितने का यूज कर लिया होगा एसेट को? 1 लाख का एसेट का अगर मुझे 10,000 ही मिलेगा तो कितने का इस एसेट को यूज कर लिया? 10 साल में कर लिया होगा
90,000, ठीक है, 90,000। तो यहाँ पर वो 90,000 क्या हो जाएगा, टोटल डेप्रिसिएबल वैल्यू। 1,00,000 माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा 90,000। अब ये 90,000 तो कोई एक साल का वैल्यू नहीं, कितने साल में हो रहा है, 10,000। तो इसका मतलब डिप्रिशिएशन पर एनम कितना होगा, पर एनम मतलब हर साल, डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा, 9,000 पर एनम, ठीक है। तो देखो इस मेथड का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि हर साल 9,000 होगा, 9,000 9,000 9,000, कोई भी चेंजेस नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसा चीज जो स्ट्रेट रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन कैसा है, देखो ना, फिक्स्ड जो है ये इंस्टॉलेशन नहीं, सॉरी इंस्टॉलमेंट होगा, मैंने ना इसको गलत लिख दिया है, इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो देखो ना, इंस्टॉलमेंट हमारा फिक्स्ड हो गया, 9,000 9,000 9,000 9,000, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और दूसरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों होता है, क्योंकि इसका अगर पूरा हम लोग फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ठीक है। डिप्रिशिएशन पर एनम एसएलएम मेथड में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट, ऐसे लिखना पड़ता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है, इसको हम लोग EUL बोलेंगे। तो डिप्रिशिएशन पर एनम क्या हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये फॉर्मूला यूज करना है जब हमें डिप्रिशिएशन एसएलएम मेथड से निकालना हो और हमें इस तरीके का डेटा दिया हुआ हो। लेकिन हमें क्वेश्चन में डेटा कुछ और तरीके से भी दे सकता है, जैसे ये इंफॉर्मेशन की जगह कुछ और इंफॉर्मेशन दे सकता है। वो इंफॉर्मेशन क्या होगा हम बताते हैं नेक्स्ट वाले पेज में, और एक तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन से हम लोग इतना समझ सकते हैं कि इस मेथड का नाम क्यों स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि 9,000 करके हर बार। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्यों है, क्योंकि 9,000 करके हर बार। क्यों फिर इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोला जाता है, वो हम दिखा रहे हैं, इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोला जाता है। तो और एक तरीके से इसे निकालने के लिए बोला जा सकता है, जैसे मान लो फिक्स एसेट का कॉस्ट है 1,00,000, ठीक है, और इस पे हमें डेप्रिशिएशन बोला है, मान लो रेट बता दिया है 9% पर एनम, ठीक है, और हमें बोला है बताओ डेप्रिशिएशन कितना होगा। तो हम लोग डेप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे, तो डेप्रिशिएशन ऐसे निकलेगा, 1,00,000 इंटू 9% पर एनम, ठीक है, मतलब एक साल का 9%, तो 1,00,000 पे 9% लगाने से कितना हो जाएगा, 90,000, ठीक है। तो 90,000 क्या हो गया पर एनम। तो ये क्या हो गया, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोगों ने रेट लगाया। तो डिप्रिशिएशन हम लोगों ने कैसे निकाला, अगर हमें रेट गिवन हो तो ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इंटू टाइम, ठीक है, इंटू टाइम। टाइम मतलब जितने टाइम के लिए एसेट यूज होगा, जैसे अगर ये देखो, ये एक्चुअली पूरे 12 महीने के लिए यूज करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है, हर साल 12 महीना करके। तो अगर हर साल 12 मंथ्स करके यूज होगा तो 12/12 होगा, कुछ और ड्यूरेशन होगा तो हमें उस तरीके से लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो हम लोगों ने एक एसेट खरीदा है, आज कितना तारीख है, ये है 15/10, ठीक है, 2024, और हम लोग का ये ईयर एंड होने वाला है 31 मार्च 2025 में, ठीक है। हम लोगों ने ये एसेट खरीद लिया, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कहाँ स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2024 में स्टार्ट हुआ होगा, जो कि कंप्लीट होने वाला है यहाँ। और मैंने एसेट को यहाँ खरीदा है, ठीक है, इस डेट पे खरीदा है। तो उस केस में अगर मुझे मान लो मेरा एसेट 1,00,000 का ही है, सेम डेटा ही रख रहे हैं, और डिप्रिशिएशन बोला है 9% पर एनम लगाने के लिए, ठीक है। तो मुझे डिप्रिशिएशन कितना लगेगा इस साल ये पूछा जा रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो डिप्रिशिएशन मेरा ऐसे हो जाएगा, मेरा एसेट 1,00,000 का है, उस पे अगर हम 9% लगाएंगे ये तो पूरे 1 ईयर का निकलेगा, लेकिन मैंने जो एसेट यहाँ खरीदा है तो मेरा 1 ईयर का डिप्रिशिएशन तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अक्टूबर का 15 है, तो अक्टूबर कितने दिन का होता है,
तो अक्टूबर वैसे अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30, दिसंबर हम एक बार मान लेते 30 का ही होता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो अक्टूबर का कितना दिन बाकी है? 15 डेज, ठीक है। नवंबर का पूरा नवंबर, और नवंबर पूरा नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब 5 मंथ्स एंड 15 डेज, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 5 मंथ्स 15 डेज का मतलब कितना हो जाएगा? 5.5 महीना, ठीक है। तो 5.5 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 12, क्योंकि मुझे यहां से यहां तक 5.5 मंथ्स का मुझे निकालना पड़ेगा, तो जितना आएगा उतना हम लोग निकाल लेंगे। कितना हो रहा है देखो, 49,500। अच्छा, तो ये इतना आ रहा है। तो टाइम का मतलब ये हो गया, देखो डिप्रिशिएशन में टाइम ही मायने रखता है, हम लोग कितने दिन के लिए इस एसेट को यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग ए कंप्लीट ईयर। वो अप्रैल टू मार्च हो तो भी ठीक है, जैन टू दिसंबर हो, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, ठीक है। তাহলে কত আসছে? 4,125। ठीक है, जो भी आए, ठीक है, तुम लोग देख लो। ये जस्ट कैलकुलेशन एक बार मैंने बता दिया कि ये এটা তো 90,000 হবে। 90,000 ডিভাইডেড বাই 12 ইনটু 5.5, দেখো কত হচ্ছে। আচ্ছা, 9% হলে 9,000 হচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে ভুল হয়েছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে 4125ই হবে। 6 মাস হলে ওর হাফ হতো, ওটার একটু কম হচ্ছে, ঠিক আছে। 4,500, 4,125, ঠিক আছে। तो ये हो जाएगा डिप्रिशिएशन, ठीक है। अब देखो, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम लोग रेट लगाते हैं तो कौन से कॉस्ट पे लगाते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे, इसीलिए इसका नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर चलो एक चीज और बताते हैं, कुछ नाम हमें पता होना चाहिए कि क्या बोला जाता है। जैसे मान लो कि डेप्रिशिएशन अगर हम लोग ऐसे लगाते हैं, अच्छा, हमें ना कभी कभी रेट ऑफ डिप्रिशिएशन भी निकालने के लिए बोल सकता है, वो हम दिखा देते हैं। मान लो हमें बोला कि रेट ऑफ डिप्रिशिएशन निकालो, कौन से क्वेश्चन में बोल सकता है? ये वाले क्वेश्चन में, इसमें रेट नहीं था। अगर मुझे पूछे कि इसका रेट बताओ, तो कैसे निकालेंगे रेट ऑफ डिप्रिशिएशन? रेट ऑफ डिप्रिशिएशन का मतलब हो जाएगा, मतलब ये बताना है कि ये जो 9,000 हुआ, ये कितना रेट लगा के हुआ। तो ये सिंपल मैथ है, 9,000 डिप्रिशिएशन लग रहा है कितने वैल्यू ऑफ एसेट पे, ये बताओ, 1 लाख पे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 9,000 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे? 1 लाख इंटू कितना करेंगे? 100, देखो कितना आता है, 9% ही आएगा। 9% आ रहा है, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन का अगर रेट निकालने बोले तो वो कैसे निकालना है? यहाँ पर हो जाएगा डेप्रिशिएशन पर एनम, ये लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या लेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा, क्योंकि रेट निकाल रहे हैं तो इनटू कितना करना पड़ेगा? 100। इनटू हम लोग क्या कर लेंगे? 100, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है कि रेट ऑफ डिप्रिशिएशन कैसे निकाला जाता है। तो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन ऐसे निकाला जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है तो थोड़ी ना निकालने के लिए बोलेगा, कब बोलेगा? अगर क्वेश्चन में रेट दिया हुआ नहीं है तो निकालने के लिए बोल सकता है कि क्वेश्चन में हमें रेट दिया हुआ नहीं है, तो बताओ रेट ऑफ डिप्रिशिएशन कितना होगा। तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ टर्म्स देखो, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके कुछ टर्म्स और दिखाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक एसेट का कॉस्ट है, मान लो 1 लाख, ठीक है। और उसपे मान लो डिप्रिशिएशन लगा 9% पर एनम करके पूरे 12 मंथ्स का 9,000, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना बच रहा है अभी? 91,000, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इस वैल्यू को बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन डाउन वैल्यू, ये नाम होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू। अच्छा, अब ये जो है ना, इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, ये इसका और एक नाम भी होता है रिटेन डाउन वैल्यू, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू आफ्टर चार्जिंग
डेप्रिशिएशन मतलब डेप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद अभी हम लोग का बुक वैल्यू कितना है 91,000, ठीक है। अच्छा, और ये जो कॉस्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग। बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग में हम लोग बुक्स में एसेट को कितने में रिकॉर्ड करेंगे? ऑब्वियसली 1 लाख में। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग, ठीक है। और जब जो बचा हुआ वैल्यू हर बार आता है उसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू आफ्टर चार्जिंग। अगर इसके बाद और डिप्रिशिएशन लगेगा तो फिर से बोलेंगे बुक वैल्यू आफ्टर चार्जिंग, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो और एक चीज होता है, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ठीक है। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ जब खत्म हो जाता है तब जो बुक वैल्यू हमें दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? स्क्रैप। वही हम लोग का स्क्रैप वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम लोग जब एस्टिमेट करते हैं तो उसी तरीके से करते हैं कि मान लो हम लोग अगर एसेट का वैल्यू मान रहे हैं कि हमें इतना स्क्रैप मिलेगा इतने साल में, तो एक्चुअली क्या होता है देखो ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल यहाँ क्रिएट किया था, ये वाला एग्जांपल मैंने क्या बोला था? स्क्रैप कितना हो जाएगा 10,000। तो 10 साल में अगर हम लोग 9,000 करके डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे तो कितना करेंगे? 90,000। तो बचा हुआ वैल्यू कितना रहेगा? 10,000। तो 10,000 हम लोग का लास्ट बुक वैल्यू हो गया, क्योंकि उसके बाद तो हम लोग उस एसेट को यूज ही नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है हम लोग का स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स जो है हमें ओवरव्यू मिल गया डिप्रिशिएशन का। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होता है। उसके पहले हम तुम लोग को थोड़ा सा जर्नल एंट्री भी गो थ्रू करवा देते हैं। सबसे पहला जर्नल एंट्री होगा परचेज ऑफ एसेट के लिए। तो बोलो एसेट परचेज का एंट्री क्या होता है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और अगर क्रेडिट में लिए हैं तो टू क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा एंट्री होगा? डेप्रिशिएशन चार्ज का, चार्जिंग डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या होगा? डेप्रिशिएशन चार्ज करने का एंट्री होगा डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ये हो जाएगा। और डेप्रिशिएशन को फिर कहाँ ट्रांसफर करेंगे? चार्ज टू पीएल। डेप्रिशिएशन कहाँ ट्रांसफर होगा? डेप्रिशिएशन ट्रांसफर टू पीएल। उसका एंट्री क्या होता है? डेप्रिशिएशन जब पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा तो उसका एंट्री हम लोग का हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन, ठीक है। अब जो भी लेजर रहता है उस पे हम लोग उसको पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो भी सीखा है इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इलास्ट्रेशन 1 बोल रहा है कि जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2018 एट ए कॉस्ट ऑफ 14 lakh एंड स्पेंड 1 lakh ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिशिएशन एट 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% करके लगाना है। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हम लोग को बोला है मशीनरी अकाउंट दिखाओ और डिप्रिशिएशन अकाउंट दिखाओ फॉर द ईयर 2018 एंड 2019, ठीक है। हम तुम लोग को क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्वेश्चन ड्रॉ करके कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से बोला है कि कितने तारीख को एसेट लिया गया है? 1 जुलाई 18। ये देखो 1 जुलाई 18 को एसेट लिया गया है 14 लाख का, ठीक है। और उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा है 1 लाख। तो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट लिख सकते हैं कितना बोला है? 14 लाख ना, कितना बोला? हाँ 14 लाख, ठीक है। और इंस्टॉलेशन बोला है, इंस्टॉलेशन बोला है 1 लाख, ठीक है। और इनका ईयर एंड कब होता है? ईयर एंड बोला है कि 31 दिसंबर। तो ये वाला ईयर कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2018 को, ठीक है। अच्छा, और ये वाला ईयर कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2019 को। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक डिप्रिशिएशन चार्ज होगा। हम लोग को बोला है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे लगाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम होता है? जुलाई 1 तारीख है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हम लोग का हो गया 6 मंथ्स। और ये हम लोग का पूरा 1 ईयर होगा यानी कि 12 मंथ्स, क्योंकि दिसंबर
खत्म, तो जैन से लेके पूरा दिसंबर तक 12 मंथ्स, ठीक है। और हम लोग को डिप्रिशिएशन लगाने के लिए रेट क्या गिवन है, 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा मेथड बोला गया है, 10% पर एनम। हम एसएलएम लिख लेते हैं, एक ही बात है, एसएलएम बोलो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलो या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलो, तीनों बात ही एक ही चीज को डिफाइन करता है, हमें अकाउंट बना के दिखाना है, ठीक है। चलो हम लोग दिखा देते हैं। तो पहले बोलो यहाँ पर डिप्रिशिएशन कितना लगेगा, एसेट का वैल्यू कितना हुआ, हम तब तक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स एसेट का कॉस्ट कितना होगा, पहले ये बताओ। मतलब अगर हम लोग एसेट का एंट्री करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमें तो दो अकाउंट बनाने बोला है, मशीनरी अकाउंट और एक बोला है डिप्रिशिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले एसेट परचेस का एंट्री होगा, ठीक है। देखो यहाँ डेट वेट होना जरूरी होता है, डेट पर्टिकुलर, डिप्रिशिएशन का हर एक क्वेश्चन में तुम लोग को डेट वगैरह मिलेगा, ठीक है, डेट जरूर रहता है, अगर नहीं रहा तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली मिलेगा, क्योंकि डेट के ऊपर डिपेंड करके ही तो कैलकुलेशंस होगा ना। तो सबसे पहले एसेट खरीदा गया, तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या होगा, 1 जुलाई को एंट्री, अभी तो सीखा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू तो कैश या बैंक होगा, ठीक है। तो बैंक बोल के कितना लिखना पड़ेगा, हमें दो कॉस्ट को अलग अलग लिखना पड़ता है। परचेज कॉस्ट हम लोग लिखेंगे कितना, 14 लाख, और एक कॉस्ट लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, हाँ, टू बैंक इंस्टॉलेशन, ये दोनों अलग दिखाना चाहिए, ठीक है। हम शॉर्ट में इंस्टॉलेशन लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा लिख लो, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग का जो एसेट है वो टोटल कितने रुपए का है, 15 लाख, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया तुम लोगों को कि पुट टू यूज के पहले जो भी खर्चा होगा, रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चा होगा वो एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। अब डिप्रिशिएशन का एंट्री क्या होगा वो भी लिखवाया, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट का नाम है मशीन, तो डिप्रिशिएशन टू मशीन, मशीन अकाउंट में तो मशीन का पोस्टिंग नहीं होगा, किसका होगा, डिप्रिशिएशन का होगा। तो कब डिप्रिशिएशन लग रहा है, 31 दिसंबर 18, क्या एंट्री होगा, बाई डिप्रिशिएशन, ठीक है। अब कितना लगाना है, जो कि हमें बता दिया है कि कितना परसेंट करके लगाना है, 10% पूरे साल भर का, हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, तुम लोग प्रॉपर वर्किंग नोट बना लेना, ठीक है। ये देखो 15 लाख इंटू कितना हो जाएगा, 10% इंटू 6/12, क्योंकि हम लोग इस साल में इसको सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ यूज कर रहे हैं। तो तुम लोग देखो ये शॉर्टकट कर सकते हो, 10% पूरे साल का तो 5% आधे साल का, ठीक है। तो 15 लाख पे 5% लगाओ, जल्दी आंसर मिलेगा, 75,000, ठीक है। अब डिप्रिशिएशन में क्या होता है, हमें एक एक साल कंप्लीट करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, मतलब डिप्रिशिएशन चार्ज होने के बाद बचा हुआ बुक वैल्यू। तो 15 लाख का एसेट में अगर 75,000 यूज हो गया तो उसका बचा हुआ वैल्यू कितना होगा, माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 14,25,000, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर, जब नेक्स्ट ईयर कौन सा डेट होगा, 1/1/19, ठीक है, 1 जनवरी आ गया, तो एसेट कितना बचा हुआ है, तो एसेट को कैसे ब्रॉट डाउन करते हैं, टू बैलेंस बीडी बोल के, ठीक है। एसेट कितना बचा हुआ है, 14,25,000। अब इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा, फिर से यूज कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर 19 में डिप्रिशिएशन लगेगा, सेम एंट्री बाय डिप्रिशिएशन, तो कितने टाइम का लगेगा, 12 मंथ्स का, तो 15 लाख इंटू 10% इंटू 12/12 ये हो जाएगा, क्योंकि हमें तो बोला है एसएलएम यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जहां पे हर बार डिप्रिशिएशन मेरा ओरिजिनल कॉस्ट एसेट के कॉस्ट पे ही या वैल्यू पे ही लगेगा। तो 15 लाख का 10%, 1,50,000, ठीक है। तो बाई बैलेंस देख लो कितना आ रहा है, बाई बैलेंस सीटी, माइनस करके देखो कितना, कितना आ रहा है, 12,75,000, ठीक है। अच्छा ये बन गया, हम लोग को एक डिप्रिशिएशन अकाउंट भी बनाने बोला है, चलो वो भी बनाते हैं। ये हम लोग का कौन सा अकाउंट बन गया, ये हम लोग का बन गया मशीनरी अकाउंट, अब हम लोग बनाएंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट, ठीक है।
जो कि एग्जाम पर्पज से उतना रिलेवेंट नहीं है, एग्जाम में उतना बोला नहीं जाता है कि डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाओ, फिर भी डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे तो देखो, डिप्रिशिएशन का क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। पहले क्या एंट्री हुआ, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो 31 दिसंबर को हुआ था, 31 दिसंबर 18, तो क्या लिखेंगे टू मशीन या मशीनरी जो भी लिखो। टू मशीन पहला वैल्यू कितना हुआ 75,000, और हर बार डिप्रिशिएशन कहाँ चार्ज होता है पीएल में, तो पीएल में एंट्री क्या होता है पीएल डेबिट टू डिप्रिशिएशन, तो बाई क्या हो जाएगा पीएल कितना 75,000, ये क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 31 दिसंबर 19 को क्या लिखेंगे टू मशीन, कितना हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 19 को क्या लिखेंगे बाई पीएल 1,50,000 चार्ज होगी। चाहो तो लिखो या फिर डबल डबल लाइन भी लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एक एक वैल्यू है इस वजह से, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों ने जो एसएलएम मेथड सीखा उसी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा डब्ल्यूडीबी मेथड के बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे। तो डब्ल्यूडीबी मेथड यानी रिटर्न डाउन, एक मैंने तुम लोग को बताया कि रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होता है, वो अलग चीज हो गया, और ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है। इस मेथड में जब हम लोग डिप्रिशिएशन, अच्छा इसका और भी नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि डेप्रिशिएशन हमेशा अर्लियर ईयर में ज्यादा रहता है, उसके बाद डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो इसका फीचर्स ये है कि इन दिस मेथड depreciation, amount of depreciation remain higher in earlier year and thereafter falls, ठीक है। उसके बाद वो कम होते जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एसेट का कॉस्ट है 1 लाख, अब इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा, मान लेते 12 मंथ्स का ही लग रहा है थोड़ा आसान करने के लिए, 10% पर एनम करके, तो पहले बार कितना डिप्रिशिएशन लगेगा 10,000। अब बचा हुआ वैल्यू कितना हो रहा है 90,000। अब इस पे फिर से डिप्रिशिएशन जब हम लोग लगाएंगे, अगर ये एसएलएम मेथड होता तो फिर से 1 लाख पे ही 10,000 हो जाता 10% करके, लेकिन अभी कितने पे लगेगा, अभी ये बचे हुए वैल्यू पे लगेगा, ठीक है। 90,000 पे 10% लगेगा, कितना हो जाएगा 9,000, बचा हुआ वैल्यू कितना 81,000। अगर फिर से डिप्रिशिएशन लगाएंगे तो आप बोलो कौन से वैल्यू पे लगेगा, हमेशा डब्ल्यूडीपी 81,000 पे, तो कितना हो जाएगा 8,100, ठीक है। तो बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ एक आएगा, देखो कितना आएगा 79,000, शायद 72,900 ऐसा कुछ आना चाहिए, 72,900, ठीक है। तो एक चीज देखो ध्यान से कि ये वैल्यू देखो पहले कितना था 1 लाख, ठीक है, सबसे हायर, सॉरी 1 लाख बोल रहे हैं 10,000, उसके बाद कितना हुआ 9,000, तो कम हो गया, उसके बाद कितना हुआ 8,100 और भी कम हो गया। तो वही लिखा है इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन रिमेन हायर इन अर्लियर ईयर एंड देयर आफ्टर फॉल्स, ठीक है। वो तो होगा ही, क्योंकि बचे हुए वैल्यू पे अगर लगता जाएगा तो बचा हुआ वैल्यू तो ओरिजिनल वैल्यू से हमेशा कम ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, इसमें भी हमें कभी कभी डिप्रिशिएशन का रेट निकालने के लिए बोल सकता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, लिखवा देते हैं, एमसीक्यू में नॉर्मली पूछता है छोटा मोटा क्वेश्चन में, तो अगर आएगा तो हम उसको चेक करवा देंगे, अभी लिख के रख लो, अभी क्वेश्चन नहीं दे रहे डिप्रिशिएशन का परसेंटेज कैसे निकलेगा, 1 माइनस nth रूट ऑफ, एन लिखा है ये मैंने, ठीक कर दिया, nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, स्क्रैप डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100, ठीक है। ये कैलकुलेट करना पड़ता है, डिप्रिशिएशन का परसेंटेज इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है, जहां पर एन का मतलब है
यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में रहेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट क्वेश्चन में रहेगा, 1 और 100 फॉर्मूले का फिक्स्ड हो गया। एन का मतलब क्या है, जो यूजफुल लाइफ है वो एन होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर तो नोट लिखते हैं, ठीक है। पहला नोट 1, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड फ्रॉम द डेट एसेट इज रेडी टू यूज, रेडी टू यूज। और नोट 2 हम बताते हैं दोनों का डिफरेंस। इन केस डेट ऑफ रेडी टू यूज is not given, then assume date of purchase of asset as ready to use, ठीक है। तो देखो दो चीज होता है, एक होता है रेडी टू यूज और एक होता है हम लोग का परचेज ऑफ एसेट, ठीक है। तो जिस दिन परचेज किया उस दिन हो सकता है कि एसेट रेडी टू यूज नहीं है, मतलब जिन एसेटों का इंस्टॉलेशन लगेगा। मान लो एसी खरीद लिया, तो एसी जिस दिन खरीदते हैं नॉर्मली उस दिन इंस्टॉलेशन नहीं होता है, डिलीवरी करने कोई और आता है, इंस्टॉलेशन करने कोई और आता है। तो जब तक इंस्टॉल्ड नहीं होगा तब तक तो रेडी टू यूज नहीं होगा। तो मुझे डेप्रिसिएशन कब लगाना चाहिए, मान लो मैंने एसी आज खरीदा, आज है 15 तारीख, ठीक है। अब जहां से खरीदा उन्होंने बोला कि 20 तारीख को आपका इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है। तो 20 तारीख से मेरा रेडी टू यूज हो जाएगा एसी, तो मुझे डिप्रिसिएशन कब से लगाना चाहिए, 20 तारीख से लगाना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास क्वेश्चन में रेडी टू यूज गिवन नहीं है तो फिर मुझे कौन से डेट से लगाना पड़ेगा, परचेज डेट से, यानी 15th ऑफ आज का डेट से ही मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, जैसे कि ये देखो हम यहाँ पर बता देते हैं कि एग्जाम्पल से, देखो एक डेट लिख लेते, जैसे मान लो 10 सितंबर 2023, ठीक है, हम लोगों ने परचेस किया और एसेट रेडी टू यूज हुआ मान लो 15 सितंबर 2023, ठीक है। ये मेरा रेडी टू यूज मतलब इंस्टॉल हो गया, तो डेप्रिसिएशन यहां से लगना चाहिए और ऑनवर्ड्स चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये डेट तो अवेलेबल है कि 10th ऑफ सितंबर को मैंने परचेज किया है, लेकिन रेडी टू यूज वाला डेट क्वेश्चन में नहीं है, तो उस केस में मुझे डेप्रिसिएशन यहीं से लगाते जाओ। जो लिखा है वही मैंने समझा दिया। अगर मेरे पास रेडी टू यूज वाला डेट नहीं है तो क्वेश्चन में, तो मुझे कौन सा डेट लेना पड़ेगा, परचेज डेट को ही डेप्रिसिएशन का डेट से, मतलब डेप्रिसिएशन को अप्लाई करने के लिए परचेज डेट लेना है। लेकिन अगर मेरे पास रेडी टू यूज है तो मुझे कौन सा डेट लेना पड़ेगा, रेडी टू यूज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एसी जब तक लगेगा नहीं तब तक तो यूजेबल कंडीशन में है नहीं, तो अगर इंस्टॉल करने 5 दिन बाद आने वाला है तो 5 दिन बाद से जब मेरा एसी रेडी टू यूज होगा हम तभी से उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन का बात हो रहा है, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमें पता है हम लोगों ने कब खरीदा और हम लोग का एसेट कब रेडी टू यूज हुआ, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूजन होता है तो अगर नहीं है तो क्या करेंगे, फिर परचेज डेट ही लगाएंगे, तब तो हमारे पास कोई ऑप्शन होगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा, और एक नोट नंबर 3 लिखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 3, ठीक है, इसमें लिखो इन द ईयर ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट proportionate depreciation will be charged if asset is not used for complete accounting, ये मैंने अकाउंटिंग लिखा है, अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग जिस साल परचेस किए हैं उस साल अगर हम लोग पूरा यूज नहीं कर पा रहे, मतलब सिंपल सा बात है, जैसे मान लो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर चलता है जैन टू दिसंबर,
ठीक है। अब मैंने कोई एसिड को परचेस किया है, मान लो यहाँ पर मार्च में, ठीक है, मैंने परचेस किया है 1 मार्च में, ठीक है। तो मुझे डेप्रिसिएशन कब से लगाना चाहिए? क्या हम जैन से लगाएंगे कि मार्च से लगाएंगे? यहाँ पर मैंने एसेट को परचेस किया है तो कहाँ से लगाएंगे? मेरे पास अगर पहले एसेट ही नहीं था तो डिप्रिशिएशन कहाँ से लगाएंगे? जिस दिन परचेज, अभी तो सिखाया परचेज डेट या फिर रेडी टू यूज, तो यहाँ से यहाँ तक का लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तो 12 मंथ्स होता है, तो क्या हम लोग 12 मंथ्स का लगा देंगे? वो तो जैन टू दिसंबर 12 मंथ्स होता है। यहाँ से यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखो ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, ये देखो 6 मंथ्स जो अभी किया, तो जितने दिन के लिए यूज होगा, इसके पहले ही मैंने यहाँ पर करके दिखाया, तो उतने दिन के लिए है ना। तो ये कितना टाइम हो रहा है? मार्च पूरा, अप्रैल, क्योंकि 1 तारीख लिया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना हो रहा है? 10 मंथ्स। 10 मंथ्स हो रहा है। देखो इसमें डेप्रिसिएशन में ये कैलकुलेशन ही मेन है, अगर ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर डेप्रिसिएशन भी नहीं हो पाएगा। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10 मंथ्स का हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो प्रोपोर्शनेट कर दिया, पूरे साल का नहीं किया, प्रोपोर्शनेट यानी जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितने टाइम का करेंगे? 10/12, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट करना। 12 महीने में आउट ऑफ 12 मंथ्स ओनली 10 मंथ्स अप्लाइड फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो वो हो जाए। अच्छा अब चलो, क्योंकि हम लोगों ने WDB मेथड देखा तो हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। यही सेम क्वेश्चन है, अभी जो हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 किया ना, यही सेम क्वेश्चन है। देखो हम लोग को कैसे करना है इसको, हमें यहाँ पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना है, सेम क्वेश्चन। चलो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करके देखते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स, मशीनरी अकाउंट, सेम क्वेश्चन। अच्छा सबसे पहले एसेट कब खरीदा गया था? प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखो तुम लोग, एसेट कब खरीदा गया था? 1 जुलाई, ठीक है। कहाँ चला गया? ये रहा, 1 जुलाई को। कितने से? 14 लाख, और इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख, ठीक है। चलो लिखो 1 जुलाई 2018 टू क्या हो जाएगा? बैंक परचेस 14 लाख, फिर टू बैंक इंस्टॉलेशन कितना? 1 लाख, टोटल कितना हो जाएगा? 15 लाख। अब देखो मेथड कुछ भी हो, फर्स्ट ईयर में क्या कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं, फर्स्ट ईयर एसएलएम भी जैसा दिखाएगा, WDB भी वैसा ही दिखाएगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2018, तो फर्स्ट ईयर डिप्रिशिएशन लग रहा है, बोलो कितना अमाउंट पे लगेगा? 15 लाख पे। देखो हम यहाँ पर करके दिखा देते, 15 लाख इंटू 10% इंटू कितना होगा? 6/12, क्योंकि अगर हम लोग का एसिड खरीदा गया था 1 जुलाई, ये देखो ना सेम तो ड्रॉ किया हुआ है ना, तो हम इसको दोबारा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो पहली बार डिप्रिशिएशन कितना लगेगा? 75,000 का, तो लिख लेते हैं 75,000। बचा हुआ वैल्यू कितना होगा वो भी देख देख के कॉपी पेस्ट कर। बाई बैलेंस सीटी 14,25,000, 15 लाख हो गया। अच्छा अब जब ब्रॉड डाउन करेंगे तो वही 14,25,000 वहां तक तो एज इट इज ही रहेगा, तो यहाँ पर ब्रॉड डाउन करते हैं। 1/1/2019 टू बैलेंस बीटी 14,25,000। अब जो है चेंजेस तुम लोग को देखने को मिलेगा। 31 दिसंबर 2019 फिर से डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, एंट्री तो वैसा ही होगा, बस अमाउंट बदल जाएगा। अब हम लोग का डिप्रिशिएशन कितने पे चार्ज होगा? 15 लाख पे नहीं होगा, क्योंकि वो तो ओरिजिनल कॉस्ट है, तो हमारे बचे हुए वैल्यू पे होगा। WDB मेथड अभी दिखाया, कितने पे होगा? बोलो कितने पे होगा? अभी सिखाया WDB। हाँ 14,25,000 पे लगेगा, कितना परसेंट करके? 10%। और कितने टाइम के लगेगा? 12/12, क्योंकि उस अकाउंटिंग ईयर में तो पूरा 12 मंथ ही यूज हुआ है, तो कितना होगा? 1 लाख समथिंग होगा, 1,42,500। अब देखो बचा हुआ बैलेंस कितना आ रहा है।
माइनस करके 12,82,500, तो टोटल करने पे 14,25,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना हम लोग को डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने नहीं बोला है। अगर बनाने बोलेगा भी तो तुम लोग आराम से बना ही लोगे। एक तरफ डेप्रिसिएशन, एक तरफ पीएल में चार्ज करोगे, बस इतना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा होगा सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड तुम लोगों ने कभी किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये थोड़ा रेयर है, नॉर्मली लोग ये नहीं करते। एसएलएम डब्ल्यूटीबी तो हमेशा करते ही है। तो वो बताते हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड कैसा होता है, फिर उस पे क्वेश्चन दिखाएंगे। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अच्छा, ये मेथड कैसे होता है? ये बेसिकली वेरिएशन ऑफ डब्ल्यूटीबी, वेरिएशन ऑफ डब्ल्यूटीबी मेथड। ठीक है, डब्ल्यूटीबी मेथड का मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो भी बोलो। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पर देखो कैसे होगा। इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लिखवा देते हैं लेकिन हम समझा देंगे कि वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला बड़ा सा है, देखो डेप्रिसिएशन पर एनम इक्वल टू, यहाँ पर लिखो द नंबर ऑफ ईयर, द नंबर ऑफ ईयर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ब्रैकेट क्लोज ऑफ remaining life of asset, remaining life of asset। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये पूरा होल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, ब्रैकेट में लिखो इन ईयर, और यहां पर मल्टीप्लाई करके लिखो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। मेरा जगह नहीं है बोल के मैंने से नीचे नीचे लिखा, अगर तुम लोग का साइड बाय साइड है तो साइड बाय साइड लिखो। ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे होगा, जरूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट बता दिया है फॉर्मूला, नहीं तो फॉर्मूला देख के लगेगा कि ये क्या है। ठीक है, हम समझा देते हैं कैसे करके इसका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहले हम एक एग्जाम्पल लेते तो समझा पाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट, 1 लाख। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू 10,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल डिप्रिसिएबल वैल्यू। बताओ कैसे निकालोगे, मैंने पहले ही सिखाया, स्टार्टिंग में ही सिखाया। टोटल डिप्रिसिएबल वैल्यू कितना हो, 90,000 होगा। टोटल डिप्रिशिएबल वैल्यू मतलब टोटल जो एसेट पे डिप्रिशिएशन लगेगा। मुझे अगर 10,000 5 साल बाद मिल ही जाएगा तो इसका मतलब मैंने कितने का एसेट यूज किया होगा या करने वाले हैं, दैट इज 90,000। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डिप्रिशिएशन लगाना है। तो डिप्रिशिएशन कितने साल भर का लगेगा मुझे ये बोलो। अगर 5 साल हम लोग एसेट का यूज करने का सोच रहे हैं तो डिप्रिशिएशन भी कितने साल का लगेगा, 5 साल। 1 2 3 4 5। अच्छा, अब निकालेंगे कैसे? अच्छा, ये जो नंबर लिखा है ये मैंने क्या लिखा है, जैसे बोलो जो आज हम लोगों ने इस एसेट को खरीदा। ठीक है, तो आज के डेट से अगर सोचे तो हम लोग इस एसेट को कितने साल यूज करने वाले हैं, ऐसा हमारे दिमाग में चल रहा होगा। स्टार्टिंग ईयर में क्या लगेगा, कितने साल के लिए यूज करने वाले, 5 years। ठीक है, जैसे ही 1 year बीत जाएगा अब हमें क्या लगेगा, और कितना साल एसेट बाकी है यूज करने के लिए, 4 years। ठीक है, उसके बाद 3, फिर 2,
फिर 1। मतलब जब 5th ईयर आएगा तो मुझे पता है कि और हम इस एसेट को कितना दिन यूज करेंगे, या ओनली 1 ईयर यूज करेंगे। अब इसका पूरा टोटल करते हैं, टोटल करना पड़ेगा, कितना होगा 3 + 2 5 5 5 10 10 और ये 5 कितना हो गया 15। ठीक है, ये 15 हो रहा है। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, तो मुझे एक चीज बोलो, ये 90,000 जो डेप्रिसिएशन है ये टोटल 5 साल का है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो 90,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई हम कर देते हैं 15, क्योंकि ये टोटल क्या है, नंबर ऑफ इयर्स का जो टोटल है, ये तो पूरे 5 साल का टोटल आ रहा है ना, तो 90,000 भी तो पूरे 5 साल का है। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 15, और मुझे अगर ये निकालना है कि फिफ्थ मतलब पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है, तो पहले साल उसका यूजफुल लाइफ कितना है 5। ठीक है, इसके बाद का कैसे निकलेगा, 90,000 डिवाइडेड बाई, ये इक्विवेलेंट टू कितना है 15, और मुझे अगर सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो इनटू कितना करना पड़ेगा 4। तो उसका लॉजिक ये है क्योंकि सेकेंड ईयर में वो मुझे दिख रहा है कि 4 साल अभी भी उसका लाइफ बाकी है, आउट ऑफ 15 कितना बाकी है 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट 90,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3। ठीक है, फिर 90,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2, फिर 90,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 1। अब देखो तो कितना कितना निकल के आ रहा है आंसर्स, ये तो मुझे दिख रहा है 3, ये 30,000 हो जाएगा, और ये कितना होगा, अच्छा उसके बाद वाला 18, 12, अच्छा, और ये 6,000। ठीक है, अच्छा ये निकल गया। अच्छा अब मान लो मुझे यहाँ जो फॉर्मूला दिया हुआ है, अब इस फॉर्मूले को कैसे रट के याद करोगे, तो बोल रहा है देखो, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट इन ईयर, मुझे क्या करना है, पूरे ईयर जितना साल इस एसेट का लाइफ है, तो मैंने एग्जांपल में कितना लिया एसेट का लाइफ 5 इयर्स। ठीक है, उसके सारे डिजिट्स को मुझे टोटल करना है, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स। तो देखो डिजिट्स को कैसे निकालोगे इस तरीके से, ठीक है, तो टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स कर लिया। अच्छा फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, क्या ये टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन कौन सा है 90,000 90,000 90,000। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब हम लोग कर रहे हैं तो इधर लिखो या इधर लिखो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब मेरा फॉर्मूले में क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन इनटू ये वाला है ना, तो वही तो हम लोगों ने किया। फिर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसिड, एसिड कितना दिन बचा हुआ है, तो पहले साल एसिड कितना दिन बचा हुआ है 5 साल, सेकेंड ईयर में कितना दिन बचा हुआ है 4 साल, थर्ड ईयर में कितना दिन बचा हुआ है 3 इयर्स, सेकेंड फोर्थ ईयर में कितना दिन बचा हुआ है 2 इयर्स, फिफ्थ ईयर में कितना दिन बचा हुआ है 1 ईयर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का लॉजिक ये हो गया कि हमें क्या लेना है, टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएबल वैल्यू इनटू जितना दिन एसेट का लाइफ बचा हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में 5, सेकेंड ईयर में 4 3 ऐसे करके रिड्यूस होते जाएगा, डिवाइडेड बाय लाइफ के डिजिट्स का टोटल। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर हमें पूछे कि बोलो कि 3 साल के एसेट का डिप्रिशिएशन क्या है, सॉरी फर्स्ट 3 ईयर का डिप्रिशिएशन का टोटल क्या है, तो तुम लोग यहां से देख के बताओ तो फर्स्ट 3 इयर्स के डिप्रिशिएशन का टोटल कितना है, ये तीनों को टोटल करोगे तो पता चलेगा, बोलो कितना है, कितना है 72,000। अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूले में देंगे तो कैसे निकलेगा, तो देखो फॉर्मूले में देंगे तो ये कैसे दिखेगा, यहां पर लिखते हैं टोटल depreciation charged इन फर्स्ट 3 इयर्स। इसको अगर हम फॉर्मूले से अप्लाई करें तो कैसे होगा, तो अभी अभी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, क्या होगा यहाँ पर होगा टोटल डेप्रिशिएबल वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट दैट इज 15 इनटू, मुझे अगर फर्स्ट 3 इयर्स का डिप्रिशिएशन बताना है तो फर्स्ट 3 इयर्स में एसेट का लाइफ कितना दिख रहा होगा, फर्स्ट ईयर में कितना दिख रहा होगा 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। ठीक है, तो बेसिकली ये आंसर कैसे आया, ये तीनों को ऐड करके, तो अगर ये तीनों को तुम लोग ऐड करोगे तो 90,000 बाई 15,000 कॉमन जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5 + 4 + 3। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 5 + 4 + 3। अब देखो क्या 72,000 आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही हुआ, कितना आ रहा है 12/15, देखो कितना आ रहा है, आना तो चाहिए 72,000, चेक करके देखो।
6,000 6 into 12 कितना हो गया 72,000। तो हम लोग ऐसे इंडिविजुअली भी कर सकते हो, अगर तुम लोग इंडिविजुअली करना चाहो, और अगर फॉर्मूले का अप्लाई करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है, हमें एक बार फॉर्मूला समझने से मतलब था, जो कि हम लोगों ने समझा कि फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई होगा। अब अगर फॉर्मूला समझ में आ गया है तो हम लोग ये वाले क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन बोला है, मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज ए मशीन फॉर 10 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 इयर्स और स्क्रैप वैल्यू कितना बोला है 1,20,000। मशीन पुट टू यूज हुआ है 1/1/2014 से। बोला है मशीनरी अकाउंट दिखाओ, डिप्रिसिएशन अकाउंट दिखाओ सिर्फ 2019 के लिए बाय यूजिंग सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, तो कैसे करके कैलकुलेट होगा ये देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का इलास्ट्रेशन 3 है। ठीक है, तो देखो हम लोग का एसेट कब खरीदा गया है, एसेट तो खरीदा गया है, देखो कब, कब से डिप्रिशिएशन लगेगा, खरीदने का डेट तो दिया नहीं है, पुट टू यूज दिया है। ठीक है, 1/1/14। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को हम लोग परचेज भी मान लेते क्योंकि हमारे पास तो परचेज अवेलेबल है नहीं, तो परचेज एसेट हुआ है 10 लाख का। ठीक है, और इसका स्क्रैप भी डिसाइडेड है, वो तो डिसाइड पहले ही करना पड़ता है 1,20,000। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 10 साल इसका यूजफुल लाइफ है, हमें 19 का डिप्रिशिएशन निकालने बोला है। अच्छा, ये ईयर एंड कब होता होगा, मुझे कुछ बताया नहीं ईयर कब एंड होता है, लेकिन क्योंकि 1/1/14 दिया है और मुझे सिर्फ 2019 का अकाउंटिंग ईयर निकालने के लिए बोला है, तो ये एक ईयर जब दिया हुआ है तो ये कौन सी चीज को सिग्निफाई करता है, जैन टू दिसंबर या अप्रैल टू मार्च। जैन टू दिसंबर, तो ये ईयर कब एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 14, उसके बाद 31 दिसंबर 15, फिर 31 दिसंबर 16, फिर 31 दिसंबर 17, फिर 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 19। ठीक है, हम लोग को कौन सा अकाउंटिंग बोला है बोलो तो, सिर्फ इस साल का। क्वेश्चन पढ़ के देख लो, हमें बोला है इस साल का अकाउंट्स बना के दिखाओ। देखो 2019। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर 2019 का अकाउंटिंग करना है कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है यहां से लेके यहां तक का जो टाइम पीरियड है उसमें मुझे एसेट का क्या चाहिए, एसेट का वैल्यू क्या 10 लाख ही रहा, नहीं वो तो कम हो गया होगा हर साल डिप्रिशिएशन चार्ज होते होते। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एसेट का क्या चाहिए, WDB वैल्यू या फिर बुक वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डिप्रिशिएशन फॉर दीज इयर्स। ठीक है, तो वो मुझे चाहिए, तब जाके हम इसका अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अगर मुझे इसका अकाउंटिंग करना है तो मुझे मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं मशीनरी अकाउंट फॉर 2019। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले कौन से टाइम पीरियड का एसेट का वैल्यू चाहिए, 31 दिसंबर 18 या फिर हम बोल सकते हैं 1/1/19 का। जिस वैल्यू को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, टू बैलेंस बीडी बोल के, अगर मुझे पूरा अकाउंट करने बोलता तो पहले हम लोग टू बैंक लिखते हैं इस डेट को, फिर बाई बैलेंस, बाई डिप्रिशिएशन, बाई बैलेंस, फिर टू बैलेंस, तो ये मुझे निकालना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, मुझे नहीं पता अभी तक कि ये क्या आएगा। ठीक है, और इस साल हम इस पे डिप्रिशिएशन भी चार्ज करेंगे, तो डिप्रिशिएशन का चार्ज का एंट्री होगा 31 दिसंबर 19 को, लिखेंगे हम बाई डिप्रिशिएशन बोल के, जो कैलकुलेशन करके अमाउंट आएगा, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर करके दिखा देंगे और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस क्वेश्चन इतना ही मुझे करना पड़ेगा। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा चाहूँ तो 1/1/20 में इसको ब्रॉट डाउन करके दिखा सकते हो टू बैलेंस BD बोल के, लेकिन सबसे पहले तो वर्किंग नोट जरूरी है, बिना वर्किंग नोट के तो हम लोग कर नहीं सकते। और एक चीज निकालने बोला है यहाँ पर डिप्रिशिएशन अकाउंट भी। ठीक है, चलो एक डिप्रिशिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डिप्रिशिएशन अकाउंट बना, डिप्रिशिएशन अकाउंट एक ही लाइन का बनेगा, तो डिप्रिशिएशन तो हमें एक ही साल का चार्ज करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ 19 का बोला है, जो भी बोला है। तो 31 दिसंबर 19 में हम लोग क्या लिखेंगे, टू मशीन बोल के जो भी वैल्यू आएगा, और इधर रिकॉर्ड करेंगे बाई क्या बोल के, बाई PL बोल के। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे तो वो वैल्यू हमें लिख देना पड़ेगा, लेकिन पहला टास्क है हमें निकालना पड़ेगा हम लोग का जो है वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले कितने साल का डिप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा,
1, ये देखो कितने साल का डिप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सम ऑफ इयर्स डिजिट से मुझे पहले 5 इयर्स का डिप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा, तभी होगा, ठीक है, तभी पॉसिबल है आगे का क्वेश्चन सॉल्व होना। तो निकालो 5 इयर्स का डिप्रिशिएशन। वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल ऑफ सम ऑफ digit of depreciation for 2014 to 2018, 2014 से लेके 2018 तक सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से डिप्रिशिएशन कितना होगा। तो हमें फॉर्मूला क्या देखा, डेप्रिशिएबल वैल्यू, ठीक है, इनटू जितना साल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ और यहाँ पर टोटल डिजिट। तो हम लोगों ने क्या देखा, यूजफुल लाइफ कितना था एसेट का, 10 इयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे क्या होगा, बैक में जाके मुझे जैसे 5 इयर्स था तो 5 4 3 2 1 ऐड किया था, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 9 8 7, उसके बाद क्या आएगा 6 5 4 3 2 1। जैसे वहां पर 5 था तो हम लोगों ने नंबर में क्या लिखा था 5 4 3 2 1, तो यहाँ पर ज्यादा है तो ज्यादा लिखेंगे 10 से लेके 1 तक, ठीक है। ये हो गया टोटल डिजिट। और डिप्रिशिएबल वैल्यू कितना होगा, एसेट का वैल्यू कितना है 10 लाख, ये देखो दिया हुआ है, और स्क्रैप कितना है 1 लाख 20, तो माइनस कर दो 1 लाख 20, तो टोटल डिप्रिशिएबल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग जितने दिन का एसेट का 14 से लेके 18 तक का एसेट का लाइफ, तो 14 में तो एसेट खरीदा था, तो 14 में एसेट का लाइफ हमें कितना दिख रहा था 10 इयर्स। 14 तो स्टार्टिंग था, तो 14 में एसेट का लाइफ कितना दिख रहा था 10 इयर्स। 15 में कितना दिख रहा था 9, कम हो गया। 16 में कितना दिख रहा था 8, जैसे उसमें था 5 4 3 2 1, उसके बाद कितना दिखेगा 7। तो 14 15 16 17 और एक साल लगाना पड़ेगा कितना 6, ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेशन जो मैंने अभी तुम लोग को 72,000 समझाया, क्योंकि इसमें इंडिविजुअली करोगे तो काफी टाइम लगेगा। तो ये माइनस करने से होता है 8,80,000। अब ये टोटल करके देखो कितना आता है 10 9 8 7, ये टोटल करने से कितना आता है और ऊपर का कितना आएगा देखो कितना आता है 55 नीचे और ऊपर 40, ठीक है। देख लो कितना आएगा, वही डिप्रिशिएशन होगा। 6,40,000 आना चाहिए, चेक करो 11 से डिवाइड हो जाए 6,40,000। तो ये कितने, ये कौन से पीरियड का डिप्रिशिएशन आया बोलो तो 14 से लेके 18 तक का। लेकिन मुझे क्या चाहिए 14 से लेके 18 तक का डिप्रिशिएशन नहीं चाहिए, 14 से लेके 18 तक डिप्रिशिएशन लगने के बाद एसेट का वैल्यू कितना बचा वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, WDV वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डिप्रिशिएशन, आफ्टर चार्जिंग डिप्रिशिएशन फॉर 14 टू 18 कितना हो रहा है, तो एसेट कितने का था 10 लाख, उस पे डिप्रिशिएशन अब तक कितना चार्ज हो चुका है 6,40,000। तो अभी वैल्यू कितना बच रहा है 3,60,000 शायद, है 3,60,000 पर, ठीक है 3,60,000 होगा। तो ये हम लोग का एसेट का वैल्यू बच रहा है 3,60,000। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन में एक पॉइंट तो लिख ही सकते हैं कि जिस ईयर में हमें अकाउंट बनाने बोला है 2019 में, 2019 का एसेट का वैल्यू फिर कितना, 10 लाख वाला एसेट कितना हो चुका है 3,60,000, तो यहाँ पर लिखो 3,60,000। अच्छा, अब इसका डिप्रिशिएशन भी तो निकालना पड़ेगा। अब कौन सी ईयर का डिप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा बोलो 19 का। अब कौन से ईयर का डिप्रिशिएशन निकालोगे, जिस साल का अकाउंटिंग हो रहा है 19 का, तो निकालो। वर्किंग नोट नंबर 2, डिप्रिशिएशन फॉर 2019 कितना होगा, कैसे निकालेंगे डिप्रिशिएशन, कैसे निकाला जाएगा, हर साल का डिप्रिशिएबल वैल्यू कितना है 8,80,000 पर ईयर का निकालना है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 55। लेकिन जिस साल का निकाल रहे हैं उस साल अगर देखें तो एसेट का वैल्यू हम लोग का कितना रिमेनिंग है
5, क्योंकि ना 18 तक तो हम लोग का 6 था, तो ये 5 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है देखो, 5/55 मतलब 11, ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली निकालेंगे ना, इसको भी तुम लोग इंडिविजुअली निकाल सकते थे। 10/55, 9/55, 8/55, 7/55, 6/55, फिर ऐड कर सकते थे। वही चीज मैंने तुम लोग को यहाँ पर सिखाया। ये देखो, अगर इंडिविजुअली करोगे तो भी 72 आएगा, एक साथ करोगे तो भी 72 आएगा। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली इतना बड़ा डेटा करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा सोचो। तो हम लोगों ने वही किया। और 19 का डिप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे, सेम मेथड, टोटल डिप्रिशिएबल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल डिजिट इनटू वो ईयर, जिस ईयर का डिप्रिशिएशन निकाल रहे हैं वहां से अगर देखें तो एसेट का लाइफ कितना बचा हुआ है, तो 5 साल बचा हुआ है, तो 80,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 80,000। अब माइनस करके देखो कितना एसेट का वैल्यू बच रहा है, तो वो बैलेंसिंग फिगर में जाएगा, 2,80,000। ये यहाँ पर 2 बैलेंस बीडी, 2,80,000। अच्छा, और डिप्रिशिएशन में कितना जाएगा, 80,000। पीएल में कितना जाएगा, 80,000। ठीक है, तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से अगर कोई क्वेश्चन आए, जो कि थोड़ा रेयर होता है, फिर भी है तो हम लोग कर रहे हैं, तो इस तरीके से उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब और एक मेथड देखते हैं यहाँ पर, इलास्ट्रेशन 4। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है देखो, ये है मशीन आवर मेथड। ठीक है, मशीन आवर रेट मेथड, चाहो तो हेडिंग कर लो, हम करवा देते हैं। ठीक है, लिखो मशीन आवर मेथड। इसमें हम और कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे, इसी क्वेश्चन से समझा देंगे। सिंपल है मेथड। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखो, मशीन आवर मेथड, इसमें हम लोग को क्या बोला है, यहाँ पर डिटरमाइन द एनुअल डिप्रिशिएशन बोला है, अकाउंट अकाउंट नहीं ओपन करने बोला है, बोला है हर साल का डिप्रिशिएशन बताओ कितना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए मशीन वाज परचेज फॉर 30 लाख हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24 आवर्स। मशीन खरीदा गया है कितने से, 30 लाख से, और मशीन कितना टाइम चलेगा, 24 आवर्स। द स्क्रैप वैल्यू 2 लाख and anticipated pattern of distribution of effective hours is as follows। मतलब क्या बताया है, एक मशीन है जिसको हम लोगों ने 30 लाख से खरीदा, और वर्किंग लाइफ, मतलब जैसे हम लोग अब तक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को ईयर में पढ़ रहे थे ना, तो इसका कैसे दिया है, आवर्स। ठीक है, जैसे मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे प्रिंटर का जो लाइफ है ना, वो कभी साल में नहीं देता है, वो नंबर ऑफ पेजेस पे देता है, कि कितना सारा पेज वो प्रिंट कर सकता है, उतना ही उसका कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो वैसे ही ये मशीन कितना घंटा चलेगा, टोटल 24,000 आवर्स अगर ये मशीन चल लिया तो इसका लाइफ खत्म, और ये नहीं चलेगा। फिर बोल रहा है स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 लाख। अब जब ये स्क्रैप हो जाएगा तो उसका कितना वैल्यू मिलेगा, 2 लाख। एंटिसिपेटेड मतलब सोचा जा रहा है इस मशीन का जो पैटर्न है इफेक्टिव आवर्स का, वो कैसा है। बोल रहा है कि पहले 3 साल कितना करके मशीन चल सकता है, 3,000 पर ईयर। ठीक है, उसके बाद मशीन कितना करके चलेगा, तो अब देखो मशीन का एज हो जाएगा तो उसका कैपेसिटी भी कम हो गया। पहले 3 साल कितना घंटा करके चलेगा, 3,000 3,000 3,000। उसके बाद कितना करके चलेगा, 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर, ये 3 साल कैसे चलेगा, 2,600 आवर्स पर ईयर। और उसके बाद 7 से लेकर 10th ईयर तक कितना करके चलेगा, 1,800 आवर्स पर ईयर करके चलेगा। ये बताए, बोला है कि एनुअल डेप्रिसिएशन बताओ। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इसमें मेथड हम लोग का कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पर लिखो ईयर, पहला ईयर है 1 to 3, फिर उसके बाद है 4 to 6, फिर उसके बाद है 7 to 10, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे एनुअल डेप्रिशिएशन, ये हमें बताना है। ठीक है, अच्छा, तो कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल, जैसे हम लोग एसएलएम मेथड वगैरह करते हैं ना, जस्ट लाइक वैसा ही कंप्यूट होगा। तो सबसे पहले बोलो टोटल डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना है, 30 लाख का एसेट अगर 2 लाख का स्क्रैप देगा तो डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना हो रहा है, 30 लाख माइनस 2 लाख। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, डेप्रिशिएबल वैल्यू। अब ये डेप्रिशिएबल वैल्यू जो है ये कितने यूजफुल लाइफ के लिए है, तो यहाँ पर यूजफुल लाइफ ईयर्स की जगह कैसे दिया हुआ है,
आवर्स में, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 24,000 आवर्स, ठीक है। तो अगर 30 लाख माइनस 12 लाख करने से कितना आ रहा है, और डिवाइडेड बाय 24, तो मुझे एक बार बताओ 30 लाख माइनस 2 लाख करने से आ रहा है 28 लाख, ठीक है। तो 28 लाख जो डिप्रिशिएशन हो रहा है वो कितने आवर्स यूज होने पे हो रहा है, ऑब्वियसली 24,000 आवर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग उस डेटा को 24,000 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, हर एक घंटे में कितना डिप्रिशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो पहले साल एसिड कितना घंटा यूज होगा, 3000, ठीक है। तो एक घंटे का डिप्रिशिएशन इंटू 3000 आवर्स का डिप्रिशिएशन, वही मेरा पहले साल पहला 3 साल का डिप्रिशिएशन हो जाएगा, कितना होगा बोलो, कितना आ रहा है, 3,50,000 आ रहा होगा, चेक करके देखो। समझ में आया, देखो रूल्स क्या है, 30 लाख से 2 लाख लेस करने से कितना आया, 28 लाख, 28 लाख है कि पूरे लाइफ का डिप्रिशिएशन, पूरा लाइफ कितना है 24,000 आवर्स, तो पूरे लाइफ के डिप्रिशिएशन को पूरे लाइफ से डिवाइड करने से, जैसे अगर हम अपने मोबाइल का या लैपटॉप का जो भी एग्जांपल दिए तो उसको 10 से डिवाइड करने से पर ईयर का डिप्रिशिएशन आया था ना, तो वैसे ये क्या आ जाएगा, पर आवर का डिप्रिशिएशन, ठीक है। अब उसमें अगर हम 3000 आवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3000 आवर्स का डिप्रिशिएशन, तो मुझे पहले 3 साल का डिप्रिशिएशन का वैल्यू पता चल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से तो 3,50,000 होना चाहिए। तो 3,50,000 पर एनम करके डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। तो इसका कोई मेथड का वैसा मतलब रूल्स नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें आवर्स दे दे तो ऐसे निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वाला कैसे निकालोगे, फिर से सेम वैसा ही, 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाई 24,000 आवर्स इनटू कितना हो जाएगा 2,600, कितना हो रहा है, ये पॉइंट में आएगा 3,03,333 पर एनम, देख लो इतना आ रहा है। और लास्ट वाला 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 आवर्स इनटू कितना है 1800, देखो कितना होगा, टू लाख 10,000 पर एनम, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेथड हम लोग का WDB जैसा भी है, क्योंकि देखो WDB में डिप्रिशिएशन कम होते जाते हैं, इसमें भी कम होते जा रहा है, लेकिन लॉजिक क्या है कि टोटल डिप्रिशिएशन फॉर टोटल लाइफ इतना, तो पर ईयर हो पर आवर हो जो भी रहेगा इनटू जो पैटर्न हमारे पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। सेम ऐसा और एक मेथड है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड, वो भी इसी तरीके से होगा। तो हेडिंग करो प्रोडक्शन यूनिट मेथड, इलास्ट्रेशन 5 बोल के, ठीक है। ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 4 था, मैंने 4th नंबर इलास्ट्रेशन से इस क्वेश्चन को समझा दिया। अब हम लोग करेंगे प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। देखो ऐसे क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ रहता है, देखो इसमें बोला है कि द मशीन इज परचेस्ड फॉर 20 लाख, मशीन कितने से परचेज हुआ था 20 लाख से, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बताया है 10 इयर्स, रेसिडुअल वैल्यू बताया है 2 लाख, मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, मतलब 10 साल में मशीन कितना यूनिट प्रोड्यूस कर लेगा 1.5 लाख। लाइफ यहाँ पर दो तरीके से बताया है, 10 साल मशीन चलेगा लेकिन मैक्सिमम कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है 1.5 लाख। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बोल रहा है कि पहले 3 साल कितना करके प्रोडक्शन करेगा 20,000 20,000 20,000। अब जैसे ही मशीन का थोड़ा एज हो जाएगा तो देखो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गया, कितना 15,000 पर ईयर करके, तो नेक्स्ट 4th 5th 6th और 7th ईयर में इतना ही
प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद 8 to 10th ईयर में कितना करके 10,000 यूनिट करके। हमें बोला है डिप्रिशिएशन निकाल के बताओ प्रोडक्शन यूनिट मेथड से। तो जैसे अभी किया सेम तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वहां आवर था, यहाँ पर क्या है यूनिट, ठीक है। तो सेम तरीके से होगा। तो इलास्ट्रेशन 5, तो यहाँ पर लिखते हैं ईयर 1 to 3, पहले 4 to 7 जैसा क्वेश्चन देगा। तो यहाँ जैसे दिया है पैटर्न मैंने वैसे लिखा है, ठीक है। बाकी तुम लोग का क्वेश्चन में अगर 1 to 3 के जगह 1 to 5 होगा तो वैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन पर एनम, ठीक है। अच्छा, तो देखो सबसे पहले हम लोग को निकालना है डिप्रिशिएबल वैल्यू, ठीक है। तो डिप्रिशिएबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20 लाख माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप, 20 लाख माइनस 2 लाख, ठीक है। ये जितना भी होगा डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 यूनिट से। तो मुझे लाइफ क्या लेना चाहिए, 10 ईयर्स या 1.5 लाख, कौन से लाइफ से मुझे दिखाना चाहिए ताकि हम यहाँ पर 20,000 को मल्टीप्लाई कर सकें। 1.5 लाख, अगर यहाँ यूनिट देना है तो नीचे भी तो यूनिट ही देना पड़ेगा। तो 1.5 लाख, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करके देखो डिप्रिशिएशन पर एनम कितना जाएगा। तो 18 लाख हम लोग का हो रहा है टोटल डिप्रिशिएबल वैल्यू। ये तब डिप्रिशिएट हो जाता है जब 1.5 लाख का प्रोडक्शन हो जाता है। तो 1.5 लाख एक्चुअली यूनिट में है, ठीक है। तो पर यूनिट का डिप्रिशिएशन आ जाएगा। तो 20,000 यूनिट का डिप्रिशिएशन कितना होगा, तो देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। 1.5 लाख का मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 1 लाख करोगे तो पता चल जाएगा कितनी। फिफ्टीन और 10, यहाँ पर 15 और 1.5 लाख का मतलब कितना लाख होता है, 1.5 इंटू 1 लाख करने से ही तो पता चलेगा कितना होता है। कैलकुलेटर 1.5 इंटू 1 लाख करने से ही पता चल जाता है कितना होगा, 1,50,000। तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 18 लाख डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 20,000, देखो कितना होगा, 18 लाख माइनस सॉरी इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000, 2,40,000 हो रहा है पहला वाला, 1,80,000, 1,20,000, ये सब लेकिन पर एनम है, ठीक है। मतलब पहला 3 साल 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000, फिर 4th से लेके 7th ईयर तक 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, फिर 8th से लेके 10 तक 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, इस तरीके से चले, ठीक है। ये पैटर्न हो गया, ये वाला और वो वाला सेम है। अब हाँ, यहाँ पर कंफ्यूजन लोगों को लगता है कि 10 इयर्स क्यों नहीं यूज करेंगे। अगर 10 इयर्स करेंगे कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो पैटर्न जो है कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर निकालना है। तो मुझे अगर 20,000 यूनिट 15,000 या 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब नॉर्मली मैथमेटिकली मुझे यहाँ पर लाख ही लगाना पड़ेगा, यूनिट का ही टोटल लगाना पड़ेगा, तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा अलग मेथड का है, यही लास्ट करेंगे, इलास्ट्रेशन 6, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला है, देखो इसमें बोला है कि यहाँ पर हम लोगों को मेसर सूर्या एंड कंपनी टुक लीज ऑफ क्वेरी ऑन 1/1/2017 फॉर 1 करोड़, ठीक है।
तो लीज पे लिया है, लीज पे क्वेरी लिया है, एज पर टेक्निकल एस्टिमेशन द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, मतलब जो होता है ना खनिज पदार्थ, ठीक है, तो वो उस मतलब जो खदान है वहां पर कितने का है, 2 लाख टन का है, ठीक है, और वो खदान जो है लीज पे लिया गया है कितने पे, 1 करोड़ पे। डिप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लेशन मेथड। अब ये डिप्लेशन क्या होता है, तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, डिप्लेशन मेथड क्या होता है। डिप्लेशन मेथड कुछ नहीं, डिप्रिशिएशन जो है वही डिप्लेशन है, लेकिन ये वर्ड कब यूज किया जाता है, देखो जब हम लोग वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस लाइक ऑयल, गैस, कोल, मिनरल्स, टिम्बर, ठीक है, तो देखो जो जमीन के नीचे जो कोयला है, कोल यानी कोयला, जो गैस है, ठीक है, जो मिनरल्स है, जो टिम्बर्स वगैरह है मतलब लकड़ी वगैरह, जब हम लोग ये सब निकालते हैं जमीन के नीचे से, तो जमीन के नीचे उसका वैल्यू कम होते जाता है। जैसे कोयला खदान से कोयला निकालते जाएंगे तो क्योंकि कोयला तो 1 मिनट में रेडी नहीं होता है, मतलब कितना टाइम के बाद कोयला बनता है, तो जितना कोयला निकाला जा रहा है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तेल खत्म हो रहा है, गैस खत्म हो रहा है। तो क्योंकि ये सारी चीज कोई 2-2 दिन में तो नहीं बन जाते हैं, काफी टाइम लगता है तब जाके ऐसा चीज बनता है। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग जो भी क्वेरी वगैरह से वो सब निकालेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालेंगे, तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिप्रिशिएट हो जाएगा। और जब नेचुरल रिसोर्सेज का वैल्यू कम हो जाता है तो उस पे जो मेथड अप्लाई होता है, हालांकि उसका कैलकुलेशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिप्रिशिएशन की तरह ही है, लेकिन उसका नाम क्या है अकाउंट्स में, डिप्लेशन, ठीक है, इसका नाम है डिप्लेशन। डिप्रिशिएशन की जगह उसे डिप्लेशन बोला जाता है। जैसे अगर तुम लोगों ने कभी सुना होगा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे जो लगता है उसे डिप्रिशिएशन नहीं बोल के एमोटाइजेशन बोलते हैं। जैसे गुडविल एमोटाइज हो रहा है, ठीक है, लेकिन टेक्निक तो वही है जैसे डिप्रिशिएशन का होता है। या फिर जैसे मान लो पेटेंट राइट ऑफ हो रहा है, तो वैसे ही अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेस है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिशिएशन की जगह उसको क्या बोला जाता है, डिप्लेशन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो चीज और भी समझ में आ जाएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है, हम लोग को बोला है लीज अकाउंट बनाओ। तो लीज हमारा जो क्वेरी जो है वो हमारा क्या है, खदान है, मतलब हम लोग का जो जैसे मशीन होता है वैसे क्वेरी है, ठीक है, जो कि लीज पे लिया गया है और डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाने बोला है। तो बनाओ क्वेरी लीज अकाउंट, क्वेरी लीज अकाउंट और एक डिप्रिशिएशन अकाउंट। तो एक ये बनेगा और एक डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन तुम लोग खुद भी बना सकते हो, पहले ये बना के दिखा देते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले बोला है 1117 को 1 करोड़ का लिया गया था, ठीक है, जिसपे इतना टन मेटेरियल डिपॉजिट है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले परचेज का एंट्री डालेंगे, लीज में लिया गया है तो लीज का भी तो पेमेंट करना पड़ता है, तो क्या एंट्री होगा, टू बैंक। जैसे रेंट पे लेते हैं तो रेंट पेमेंट करते हैं, तो एसेट अकाउंट डेबिट, क्वेरी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना हो जाएगा, जितना वैल्यू दे रखा 1 करोड़, ठीक है। अब डिप्रिशिएशन लगेगा, तो ये 1 जैन को लिया गया था, 1 जैन 17, डिप्रिशिएशन हमें 17 से लेके 19 तक का अकाउंट बनाने बोला है, तो जैन टू दिसंबर वाला है, तो पहला डिप्रिशिएशन यानी डिप्लेशन कब लगने वाला है, 31 दिसंबर 17 को। तो डिप्रिशिएशन लिखना है, डिप्लेशन लिखना नेसेसरी नहीं होता है। तो अब कितना वैल्यू होगा डिप्रिशिएशन का वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं, देखो डिप्रिशिएशन फॉर 2017 कैसे होगा। डिप्रिशिएशन फॉर 2017 देखो कितना होगा। तो डिप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग का एसेट का वैल्यू कितना है, 1 करोड़, और उस पे जो है हम लोग का स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं बोला है, तो स्क्रैप 0 है। और ये 1 लाख का खर्चा करके हमें कितने टन मिनरल्स मिल जाएगा, 2 लाख टन, ठीक है। तो एक एक टन मिनरल्स का कितना कॉस्ट हो जाएगा, ये रुपीस, तो हम लोग क्या करते हैं, ये अभी तो हम लोगों ने सीखा था ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा,
2 लाख, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा। अब देखो हर साल पैटर्न क्या है, कितना पहले साल कितना एक्सट्रैक्ट होगा 2000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 15,000, तो इनटू कितना हो जाएगा 2000। इसका मतलब क्या हो गया, देखो इतना खर्चा करके 2 लाख टन का हम लोग जो है मिनरल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक एक टन का कितना खर्चा हो गया, डिवाइड करने से ही पता चलेगा कितना आएगा। यहाँ से 5 जीरो हटा दो, 100 रुपए, 100 रुपए इंटू मतलब पर टन 100 रुपीज हो रहा है, तो 2000 टन का कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, सिंपल 1 लाख। ऐसे करके 3 साल का पहले निकाल लेते हैं, फिर वहां पर लिख देंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2018 कितना हो जाएगा, वही 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 10,000 टन, तो देख लो कितना होगा। और ये है 15,000 आई थिंक, हाँ 15,000, देख लो कितना हो रहा है। ये कितना आ रहा है, ये तो सेम ही आएगा, 3 और 2 5 जीरो हट जाएगा 50, ये हो जाएगा 5 लाख। और ये कितना हो जाएगा 7 लाख 50। हो गया, डेप्रिसिएशन पता चल गया। अब हम लोग को लिख देना है, चलो लिख लेते हैं फटाफट यहाँ पर। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आया 1 लाख, तो 1 लाख हुआ, तो वैल्यू कितना बच रहा है, बाई बैलेंस सीडी करके देख लो 99 लाख। 1 करोड़ से माइनस करेंगे तो ये हो गया हम लोग का 1 करोड़। फिर इसे ब्रॉट डाउन करेंगे 1118 टू बैलेंस बीडी 99 लाख 31 दिसंबर 80 बाई डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर देखो कितना आया हम लोग का 5 लाख बाई बैलेंस सीडी। अब माइनस करके देखो 99 से 594 लाख का वैल्यू बच रहा है एसेट का। 99 इधर टोटल, फिर ब्रॉट डाउन करो 1119 को टू बैलेंस बीडी कितना 94 लाख बाई डेप्रिसिएशन, कितना आया था लास्ट वाला 7 लाख 50। अब बस बचा हुआ वैल्यू देखो 86 लाख 50, तो कितना हो जाएगा 94 लाख 94 लाख, सिंपल, ठीक है। जब भी इस तरीके का कोई यूनिट प्रोडक्शन देगा तो सेम इसी तरीके से हमें करते रहना है। और डिप्रिशिएशन अकाउंट बोला है तो वो भी बन जाएगा, ठीक है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। डिप्रिशिएशन अकाउंट देखो कैसे होगा, यहाँ पर बना के दिखा देते हैं, ये रहा डिप्रिशिएशन अकाउंट, ठीक है। तो उसमें क्या लिखोगे, सिंपल, यहाँ पर 31 दिसंबर पहला डिप्रिशिएशन कब लगेगा 17 को, कितना लिखेंगे टू क्वेरी लीज। ये देखो यहाँ से देख के लिख सकते हैं, मेरा यहाँ पर दिख रहा है वर्किंग नोट 1 लाख, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 17 बाई पीएल 1 लाख हो गया, ठीक है, कंप्लीट पहले साल। दूसरा साल 31 दिसंबर 18 सेम चीज लिखना है तुम लोग को, टू क्वेरी लीज कितना लिखोगे 5 लाख। फिर 31 दिसंबर 18 बाई पीएल कितना लिखोगे वही 5 लाख कंप्लीट, ठीक है। फिर लास्ट 31 दिसंबर 19 टू क्या लिखेंगे क्वेरी लीज कितना लिखेंगे 750 7 लाख 50, ठीक है। 31 दिसंबर 19 बाई पीएल हो गया 7 लाख 50, ठीक है। तो नया छोटा छोटा जो भी चीज था हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। मेनली एसएलएम और डब्ल्यूडीबी पे ही क्वेश्चन रहता है,
वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से मेन क्वेश्चन कर सकते हैं। अब 7 से लेके जितना भी क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये तुम लोग एक बार देख सकते हो घर पे। आज के लिए इतना ही, चलो बाय।